एपिसोड है और आज हमारे साथ इस सेशन में जुड़े हैं वो हैं एक स्क्रीन राइटर, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर जो कि FTII फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से पास्ड आउट हैं। ही इज नोन फॉर हिज वर्क इन कल्पवृक्ष, जरी वाला आसमान और अभी एक बहुत ही स्पेशल प्रोजेक्ट हॉटस्टार ओरिजिनल्स आने वाला है शेफाली शाह मैम के साथ जिसका नाम है ह्यूमन। सो सर, सबसे पहला क्वेश्चन सर, अपार्ट फ्रॉम ऑल द वर्क दैट यू आर डूइंग, सबसे पहले इस क्वेश्चन के साथ मैं स्टार्ट करना चाहूंगा कि हाउ आर यू मैनेजिंग इन दिस टफ टाइम? So first of all, I'm really delighted to be here with you all guys. I guess you are doing a very wonderful thing in this time of COVID. And COVID ka wahi hai, it's treating everyone like same. So we are just locked down in Mumbai and trying to work from home and writing, reading, watching. Yes, yes. हाँ सर, टाइम इज वेरी टफ एंड सर हमने बीच में कभी ऐसा सोचा भी था कि ये बदकई सीरीज जो है वो परिस्थितियां ऐसी चल रही हैं तो हम किस तरह से लोगों से कनेक्ट करेंगे, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी चीज है जो लोगों को थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब्स दे रही है। सो वी आर कंटिन्यूइंग दिस एंड सर एक क्वेश्चन जो मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहले कि कोई भी फील्ड होती है सो कभी न कभी छोटे में एक स्पार्क हमें मिलता है जिससे हम उस फील्ड की ओर बढ़ते हैं। सो ऐसा क्या हुआ था सर जब आपने सोचा कि आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं, राइटिंग फील्ड में, या फिर स्क्रीन राइटर बनना चाहते हैं? कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ था या फिर किसने आपको इतना इंस्पायर किया कि आप इस फील्ड में आए? मतलब ऐसा सडन टर्न तो नहीं आता लाइफ में जब आप डिसाइड करते हो कि, क्योंकि हम लोगों का इतना एक्सपोजर होता नहीं है और आर्ट फील्ड कभी भी आपका करियर चॉइस नहीं होता है नेचुरल, अनलेस इफ यू कम फ्रॉम दैट काइंड ऑफ फैमिली बैकग्राउंड जो वेल एजुकेटेड हो और उस फील्ड में ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हो, या उस तरह का आपका लिटरेचर बैकग्राउंड हो, स्ट्रॉन्ग कल्चरली एजुकेटेड हो। वैसा नहीं था और जो आपका स्कूली परवरिश हो रही होती है, आप इसी में आप डिस्कवर कर रहे होते हैं कि आपका इंक्लिनेशन कौन कौन सी तरफ है, और तो उसी तरीके से हमने भी शुरू किया। मतलब ड्रामा वगैरह में इंटरेस्ट था, राइटिंग में इंटरेस्ट था, पोइट्री में इंटरेस्ट था। उसके बाद हुआ ये कि 12th के बाद मुझे मास कॉम करना था दिल्ली यूनिवर्सिटी या जामिया से, और क्योंकि वो एक नेचुरल प्रोग्रेशन था उसके लिए अगर आपको इस फील्ड में जाना हो। लेकिन तब शायद उस तरह की कंजर्वेटिव फैमिली थी तो परमिशन नहीं थी और वो हो नहीं पाया। तो फिर हम इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से मेरा फिर 5 साल इकोनॉमिक्स पढ़ी और उसमें नेट JRF और जो भी एकेडमिकली जो कर सकता था उसको किया। एंड देन फाइनली गॉट अ चांस कि अब इस पॉइंट पे जाके हम वापस ट्राई कर सकते हैं। तो उस दौरान FTI का एंट्रेंस एग्जाम निकला था और वो कॉलेज के दौरान चल ही रहा था। आपका जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो होती है, आपका वर्ल्ड व्यू बन रहा होता है, आपका लिटरेचर को लेके एक्सपोजर मिल रहा होता है। और क्योंकि मैं जयपुर में था तो क्योंकि वहाँ JLF शुरू हुआ था जब हम कॉलेज में थे, तो वो एक काफी बड़ा इन्फ्लुएंस अगर कहें, मतलब से कि कोई एक व्यक्ति उसमें इन्फ्लुएंसर रहा, लेकिन वो एक पूरी एक्टिविटी, जब आप वहाँ जाते हैं 5-7 दिन लोगों को देखते हैं और है ना वो कहानियों, किस्सों और आर्ट और लिटरेचर के बारे में बात करते हैं, सुनते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ कुछ है जो आपके साथ रेजोनेट करता है। एंड इट ऑल्सो मेक्स यू फील कि वो लोग कर सकते हैं बिकॉज दे आर सो एक्सेसिबल। उस दौरान ऐसा होता था कि बहुत इतना भीड़ भड़का नहीं हुआ करता था हमारे टाइम पे, अब तो इट्स अ मेगा इवेंट। तो आपको लगता था कि यू कैन रिलेट टू देम और आप भी कर सकते हैं। तो वो एक दौर था। उसके बाद FTI का एंट्रेंस एग्जाम दिया तो लकीली मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया। मुझे नहीं पता अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता तो फिर क्या दूसरा चॉइस होता। वो जिस तरीके से रास्ते खुलते जाते हैं, फिर FTI से स्क्रीन प्ले राइटिंग का कोर्स किया और फिर मैं और मेरे दूसरे साथी हम मुंबई आ गए। Yes, sir, it's been a good journey yet. So sir, स्क्रीन राइटिंग जब हम करते हैं so कभी मतलब ऐसा भी होता होगा कि कोई प्रोजेक्ट आपने पहले से completely prepared करके रखा हो, that you have made a draft स्क्रीन राइटिंग किया हो,
एंड देन वो अपने किसी डायरेक्टर को दिखाया एंड देन उस पर वर्क स्टार्ट हुआ, या फिर ऐसा होता है कि कुछ एक आइडिया आपको दिया गया और फिर आपने उस पर वर्क करना स्टार्ट हुआ, तो किस तरह से प्रोसेस चलती है? मतलब उससे पहले भी जब एक स्टेज ये आती है ना कि क्या आप स्क्रीन राइटिंग को एक पोस्ट के तौर पे तवज्जो देते हैं। यूजुअली क्या होता है कि हम लोग जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स जो हैं, चाहे सिनेमेटोग्राफी हो या डायरेक्शन हो या एडिटिंग हो, हमें लगता है कि उसके लिए एक फॉर्मल ट्रेनिंग और एजुकेशन की जरूरत है, एंड वी टेक राइटिंग फॉर ग्रांटेड कि राइटिंग तो हो जाती है या आ जाती है, या इंट्यूशन है, या आपके अंदर इनबॉर्न टैलेंट है, या आपके लैंग्वेज में पकड़ है, या राइटिंग तो कोई भी कर सकता है। वो है नहीं, ये एक बहुत बड़ा मिथ है, और इसी मिथ की वजह से इंडिया में स्क्रीन प्ले राइटिंग कोर्सेज बहुत कम रहे हैं, बहुत चुनिंदा इंस्टीट्यूशन में ही रहे हैं। तो जब आप वहां जाते हैं तो आपको लगता है कि स्क्रीन प्ले राइटिंग कुछ एक ऐसा है जो सीखा जा सकता है, क्योंकि कुछ है उन कहानियों में जो बहुत सदियों से चली आ रही है, तो उनमें कुछ कॉमन फैक्टर हैं, उनका एक कुछ उनका मैकेनिज्म है, किस तरीके से वो आपको, क्योंकि वो एक तरीके से जादूगरी ही है। जब आपके सामने होता है तो आपको लगता है कि जादू हो रहा है ना, लेकिन उसको जब आप बहुत ही उसको टुकड़े टुकड़े में करके देखेंगे तो लगेगा कि बहुत बड़ा क्राफ्ट है ना। तो वही स्क्रीन प्ले राइटिंग में आ जाए। और फिल्म में स्क्रीन प्ले राइटिंग, मतलब राइटिंग में भी आप फिक्शन राइटिंग कर सकते हैं, स्क्रीन प्ले राइटिंग जो एक फिल्म के लिए मीडियम है, उसके लिए मैं सोचता हूँ कि क्राफ्ट को समझना बहुत जरूरी है। अदरवाइज जैसे फिक्शन में ये होता है कि हम इतना कुछ पढ़ते हुए आ रहे होते हैं, क्योंकि हमारी स्कूली परवरिश और शिक्षा भी वैसी ही होती है कि आप स्कूल से ही कहानियां लिटरेचर के थ्रू या हिस्ट्री के थ्रू या दूसरे फैमिली में, तो वो आपका सबकॉन्शियस का हिस्सा बनती रहती है ना। Yes. तो आप वो क्राफ्ट ना भी समझ रहे हो तो भी आपके अंदर वो चल रहा होता है, जिसको हम अक्सर इंट्यूशन कह देते हैं, क्योंकि एक एक्सपोजर तो हमें मिला है। तो वो शायद फिक्शन राइटिंग में काम आता है, लेकिन स्क्रीन प्ले राइटिंग में अलग तरह का क्राफ्ट इन्वॉल्व है, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए फिल्म या वेब सीरीज के लिए आप लिख रहे हैं, और वो सिर्फ ना सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए, बाकी सब लोगों को भी समझ में आना चाहिए, जो आप कन्वे करना चाह रहे हैं वहां तक पहुंचना चाहिए। और फिक्शन राइटिंग और स्क्रीन प्ले राइटिंग में थोड़ा फर्क भी है, क्योंकि फिक्शन में आप बहुत कुछ शब्दों के जरिए उसका सहारा लेके निकल सकते हैं, है ना। और लेकिन स्क्रीन प्ले राइटिंग उस तरीके से भाषा का माध्यम नहीं है, वो ऑडियो विजुअल मीडियम है। तो जो कुछ भी हो वो विजुअली आना चाहिए, वो एक एक्शन के फॉर्म में निकल कर आना चाहिए। तो वो पूरा उस तरीके से क्राफ्ट आपको सीखना पड़ता है। तो वो एक पूरा ट्रेनिंग रहा। फिर एफटीआई के बाद हम लोग यहाँ आए, तो वहाँ एफटीआई के दौरान ही हम लोगों को जैसे करिकुलम में कुछ राइटिंग प्रोजेक्ट्स होते थे, स्क्रिप्ट, फीचर फिल्म स्क्रिप्ट, कुछ फिल्म का पिच हो गया, शॉर्ट फिल्म हो गया, एक टीवी मॉड्यूल बनता था, उसका राइटिंग होगा, काफी राइटिंग होती थी। तो आने के बाद हम वही करते हैं कि वो काम आप लोगों को भेजते हैं, शेयर करते हैं, वो पढ़ते हैं, किसको पसंद आते हैं, किसको नहीं आते हैं। हो सकता है कि वो कहानी आपकी ना लें, लेकिन उनको ये समझ में आ जाता है कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, क्या हम जो प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं, हम जो किस कहानी पे काम करने वाले हैं, उसमें काम में लिया जा सकता है क्या। तो वो आपको एक कॉलिंग कार्ड बन जाता है, और फिर उस तरीके से लोग आप मिलते रहते हैं, लोग कोई कुछ आपको रिकमेंड करते हैं, कुछ वो आप अप्रोच करते हैं, उस तरीके से वो सिलसिला चालू हो जाए। ओके सर। तो इतना वर्क हम करते हैं इस पर, इतना टाइम स्पेंड करते हैं, सो आपको क्या लगता है कि स्क्रीन राइटिंग में मोस्ट डिफिकल्ट थिंग क्या है? और साथ ही साथ एक और क्वेश्चन है, मोस्ट एंजॉयबल थिंग क्या है? एंजॉय, लाइक मैं इतना आई डोंट नो कि वाकई हम एंजॉय करते हैं क्या, है ना। कि डाउन द इयर्स काम करते करते ऐसा लगता है कि वो बार बार आपसे लगातार आप डाउट आपके मन में उठते हैं, आप उनमें जाके वापस करेक्ट करते हैं, आपको लगता है कि ये फिनिश प्रोडक्ट नहीं है ना।
तो वो हमेशा ऑनगोइंग प्रोसेस रहता है। वो एक जॉय ऑफ कंप्लीशन जो है कि आप कर लिया उसमें खुशी है, वो उतना स्क्रीन प्ले राइटिंग में उतना फुलफिलिंग नहीं है, उतना सेटिस्फाइंग नहीं है ना। और लेकिन वो है कि अगर आपको ये लगता है कि इसके अलावा आप कर ही क्या सकते हैं, मतलब एक वो भी होता है ना कि बजाय ये कि आपको उसमें मजा आ रहा है और आपको लगे ये भी लग सकता है कि यही है जो आप सबसे बेस्ट कर सकते हैं, है ना। और तो इसके वो मुश्किल भी हो और वो मतलब वो जर्नी आपको तकलीफ भी देती है, और लेकिन उसमें कुछ कुछ मोमेंट्स निकल ही आते हैं। आप अपनी राइटिंग में कहीं एक देखने लगते हैं कि हाँ ये एक अच्छा कुछ निकल आया, या किसी ने उसी चीज की तारीफ कर दी जो आपको लगता है कि अच्छा है, क्योंकि वो बहुत मुश्किल होता है ना कि जो आप सोच रहे हैं वो क्या वाकई लोग पढ़ के वो वहां तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि वो गैप हमेशा बना रहता है। तो वो तब आपको खुशी होती है, कभी बहुत अच्छा आइडिया आ जाए आपके पास, कोई एक अच्छा सीन बन जाए, कोई कहानी का कहानी अच्छी निकल आए, या कुछ कैरेक्टर में आप कुछ कुछ ऐसा अंदरूनी चीजें निकाल दें जो जब आप लिखने बैठे थे तब वो नहीं था। तो वो एक लंबा प्रोसेस है जो बहुत डिसिप्लिन मांगता है, उसमें बहुत पेशेंस मांगता है, क्योंकि वो वैसा नहीं है कि आप बैठे और 15-20 दिन में बैठ के सारा स्क्रिप्ट खत्म कर दिया, है ना। तो एक लंबा प्रोसेस है, तो वो आपको पेन भी एंड्योर करना पड़ेगा, वो फ्रस्ट्रेशन भी एंड्योर करनी पड़ेगी, और उसके बीच बीच में आपको ऐसे सेटिस्फैक्टरी मोमेंट भी मिल ही जाते। तो now I can hear you. Yes sir, अभी ऑडिबल है क्या? हाँ, it's audible. अभी सुन रहा है। So I was just saying कि एक बहुत ही लंबी प्रोसेस होती है जिसमें डिफिकल्टीज को आप ओवरकम करते हैं और उसी में एंजॉय करते रहते हैं। That's a good thing. सर कुछ समय पहले हमने एक लिटिल थिंग्स एक शो है, उसमें एक ध्रुव साइकिल उन्होंने वो भी है, एक्टिंग भी किया है। सो उनके साथ हमारा एक सेशन हुआ था। सो हमने उनसे एक क्वेश्चन पूछा, सर आप कितना पढ़ते हैं? तो उन्होंने एक अपना खुद का एक इंसिडेंट शेयर किया था कि मैं पढ़ता नहीं था, लेकिन मेरा एक दोस्त था, उसने खुद के लिए चैलेंज लिया कि मैं गुड रीड से पढ़ूंगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और फिर उन्होंने खुद के लिए भी वो चैलेंज लिया। सो अब मैं चूंकि एक ऐसे बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे राइटर्स बैकग्राउंड से बहुत पढ़ते हैं। तो लोग ऐसे कहते हैं कि मैंने अब कुछ लोग है ना लाइक वो बहुत पढ़े होते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हम कब कह सकते हैं कि मैंने बहुत पढ़ा है? मतलब कोई कह दे कि मैंने बहुत पढ़ा है तो वो कब कह सकता है कि मैंने बहुत पढ़ लिया? और पढ़ भी ले तो उसका कुछ फायदा है क्या, है ना? हाँ, तो जो खास बात जो है उसमें कि जो कुछ भी हम पढ़ते हैं वो एक तरीके का तो एक्सपोजर है ना। वो जैसे हम अलग अलग तरीके से सेंस करते हैं बाहरी दुनिया को, और फिर हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, है ना। और अगर हम सिर्फ देखते ही रहें और उसको इंट्रोस्पेक्ट ना कर पाए तो क्या वो वर्थ है ना। हम लोग का थोड़ा अलग वो, मैं इसलिए क्योंकि मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता भी हूँ जो बहुत पढ़ते हैं या बहुत कुछ देखते भी हैं, तो उसकी अपनी जरूरत है, लेकिन उसके अंदर इंट्रोस्पेक्शन होना बहुत जरूरी है। अगर आप 50 किताब पढ़ के भी अगर वो कॉम्युनिटी नहीं निकाल पा रहे हैं, वो उन कहानियों के तत्व तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि बाहर वो किस तरह से एक्सप्रेस हो रही है वो तो अलग अलग आवरण है ना। लेकिन उन कहानियों में कुछ मूल है, कुछ है जो बहुत सदियों से चला आ रहा है। उनके वो खास एलिमेंट तक पहुंचना और फिर उनके वो केमिस्ट्री देखना कि ये किस तरीके से ऊपर जा रहा है, किस तरीके से नीचे जा रहा है, उनमें क्या एक अलग तरीके की सिम्फनी बन रही है, किस जगह आपको अच्छा लग रहा है। फिर ये दुख देखना कि अच्छा ये अच्छा तो लग रहा है, लेकिन अच्छा क्यों लग रहा है, इस अच्छे लगने के लिए इसके आगे और पीछे क्या किया गया है। तो अधिकतर लोग उस पर इतना वक्त नहीं देते। पढ़ना एक बहुत अच्छी आदत है, पढ़ना चाहिए, और पढ़ने में भी क्या पढ़ा जाए और क्या देखा जाए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एविड रीडर हैं या कुछ एविड बिंज वॉच करते हैं,
है ना। लेकिन क्या आप सिर्फ देखते रहने से आप सिनेमा समझ सकते हैं, या सिर्फ पढ़ते रहने से आपको लिखना आ सकता है? वो हर चीज में, वो लिखने में भी एक वो क्राफ्ट है, तो वो एक कॉन्शियस एफर्ट आपको करता रहना पड़ता है। और पढ़ने में भी आप क्या पढ़ रहे हैं? क्या सिर्फ फिक्शन पढ़ के हम फिक्शन लिख सकते हैं, है ना? तो मेरा मानना है कि बहुत से अलग अलग नॉन फिक्शन एरियाज है जिसपे और फोकस करना चाहिए, है ना। चाहे वो ह्यूमन साइकोलॉजी हो, है ना, चाहे वो आपका ह्यूमन इवोल्यूशन हो, है ना, चाहे आपका अगर आपको इंटरेस्ट हो कि कैसे सिविलाइजेशन बनी और बिगड़ी, है ना, कैसे हिस्टोरिकल फिगर्स बने, किस तरह के चेंजेस दुनिया में आए, है ना। तो एक लार्जर पर्सपेक्टिव देते हैं और आपको पूरा एक ह्यूमन डेवलपमेंट को समझने में मदद करते हैं, है ना। तो पढ़िए, देखिए, उसमें नॉन फिक्शन भी पढ़िए, नॉन फिक्शन भी देखिए। आज तो इतने सारे हैं माध्यम हैं कि हम देख सकते हैं, केस स्टडीज पढ़ सकते हैं, है ना। और लगातार आप कितना कितना कंटेंट हर मिनट जनरेट हो रहा है इस दुनिया में, है ना। तो उसका फायदा ले सकते हैं। तो मेरा ये है मानना कि पढ़ना और देखना अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद उस पर इंट्रोस्पेक्ट करना भी उतना ही जरूरी हिस्सा है, तो उस पर भी फोकस रहना चाहिए। जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका एनालिसिस करना जरूरी है, और वेरिएशन भी इम्पोर्टेंट है, इतना मैंने आपके आंसर से जाना। वेरी गुड सर। अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट जो कि शेफाली मैम के साथ आने वाला है, हॉटस्टार सर, मैं अभी उसका देख रहा था। सो जब मैं राइटिंग वाले सेक्शन में देख रहा हूँ तो उसमें 4 नाम नजर आ रहे हैं, उसमें से एक आपका नाम है। सो उसमें मुराद सिंह, ईशानी जी, स्तुति जी और आसिफ सर। तो सर आप लोगों ने 4 लोगों ने मिलकर इस पे काम किया है, तो क्या क्या फैक्टर्स इंक्लूड हो जाते हैं जब एक स्टोरी पर, एक चीज पर 4 राइटर काम कर रहे हैं? तो क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं और क्या डिफिकल्टीज फेस करते हैं, क्योंकि 4 लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और राइटिंग फील्ड में, तो हम लोग ये जानना चाहेंगे आपसे। हाँ, मेरे लिए भी ये नया ही था, क्योंकि उससे पहले मैंने एक दो जगह और काम किया था, वो मेनली फीचर फिल्म्स और उस तरह का काम था। लिरिक्स में भी मैंने काफी कुछ किया था, तो वो हमेशा सिंगल राइटर जॉब होता है। तो और ये एक राइटर्स रूम तरीके का बन जाता है जिसमें 4 लोग हैं और उस पे जैम होता है। तो दोनों के अपनी अपनी खासियतें हैं, दोनों के अपने अपने चैलेंजेस हैं, है ना। जैसे अगर आप अकेले ही लिख रहे हैं तो उसका ये है कि आप हमेशा, आपको पे सोचने का, लिखने का एक रूम मिल जाता है ना। मतलब उस तरीके से आप सोच के वापस चेंज कर सकते हैं, अपना ओपिनियन बना सकते हैं, वो चेंज कर सकते हैं, और आप किसी और को अपना काम भेजते हैं, वो फीडबैक को लेने के लिए भी आपके पास बड़ा वक्त रहता है कि आप रेडी हो सकें कि वो जो कह रहा है वो कितना सही है, या आप उसमें से कितना लेना चाहते हैं, कि कितना छोड़ना चाहते हैं, अलग अलग लोग क्या कह रहे हैं उस चीजों पे, है। तो एक ऑब्जेक्टिविटी उस तरीके से आ जाती है। लेकिन वो अक्सर, क्योंकि एक ही आदमी लिख रहा होता है, तो वो उस प्रोसेस में काफी वक्त लग जाता है वो ऑब्जेक्टिविटी आने में, क्योंकि आप जस्ट आप लिख रहे हैं तो अभी तक उसी में ही है ना। वो समझने में कि आपने क्या गलतियां की है, वो उसमें 15-20 दिन का गैप आपको चाहिए। जब आप और लोगों के साथ काम कर रहे हैं तो उसका एक फायदा तो ये है कि आप हाथों हाथ वहीं पर आप डिबेट कर रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं, है ना। और उसमें जो बेस्ट आइडिया है उसके ऊपर आप लीड लेते हैं। और अब ये भी समझते हैं कि डिफरेंट ओपिनियंस भी होते हैं, तो कई बार उसमें ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट होते हैं। लेकिन फिर वो है कि एक आप मान के चलते हैं कि एक डायरेक्टर्स विजन है, या लीड राइटर जो है वो एक अपनी पोजीशन पे है, फिर आप अगर वो एक ऐसी स्टेज पे पहुंचे तो आप उसके विजन को सपोर्ट करते हुए उस कहानी को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। उसमें अलग अलग स्टेज पे अलग अलग होता है। जैसे कुछ, क्योंकि वेब सीरीज ऐसा मीडियम हो गया ना कि वो एक इंसान के बस का रहा नहीं है, उसको आपको बहुत सारे लोग चाहिए, और वो उसको बहुत एनरिच भी करता है और काम में भी फुर्ती लेके आता है ना। और अलग अलग लोग अपनी अलग अलग स्ट्रेंथ के साथ उसमें आ रहे होते हैं। कुछ लोग अच्छे आइडियाज देने में ज्यादा त्वरित होते हैं, उनके पास अलग अलग तरीके के आइडियाज उसमें आ सकते हैं। कुछ लोग ऐसे आइडिया लिखने में थोड़े कंजर्वेटिव होते हैं, है ना, कि कुछ लोग
उसमें रिस्क लेने की कैपेसिटी होती है आइडियाज में भी ना, कि क्या ये कैरेक्टर इस तरह का कर सकता है। तो अगर आपको ऐसे लीप मिल जाए किसी राइटर में, तो आप कुछ अनकन्वेंशनल चॉइसेस अपने राइटिंग में लेके आ सकते हैं। और फिर वो यही कि एक आपका हेल्दी डिस्कशन होता है और फीडबैक मिलते रहते हैं, तो आप हमेशा वो जो ऑब्जेक्टिविटी बहुत देरी से आती है, अदरवाइज इसमें बहुत जल्दी आती है, क्योंकि आप अलग अलग लोग अलग अलग काम पढ़ रहे हैं और उसमें आपको फीडबैक दे रहे हैं। तो यही उसके स्ट्रेंथ और वीकनेस है। ये भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है सर, मतलब हाँ बिल्कुल काम करना। और आगे जैसे दूसरे भी प्रोजेक्ट्स में कर रहा हूँ, तो उनमें भी यही है, क्योंकि अभी एक उसी तरीके से वेब सीरीज आगे लिखी जाएगी, और क्योंकि वो राइटर्स मीडियम है और एक राइटर के बुते की बात नहीं है कि इतना कुछ एक साथ लिख दिया जाए, तो उसमें अलग अलग राइटर्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। कुछ लोग रिसर्च में इन्वॉल्व होते हैं, कुछ लोग स्टोरी में इन्वॉल्व होते हैं, कईयों का डायलॉग पे अच्छा हाथ होता है ना, तो है। सर मेरे क्वेश्चन तो भी बहुत हैं, पर मैं चाहता हूँ अभी हर्ष भी कुछ क्वेश्चन करे। सो हर्ष, कैन यू हियर मी? हाँ, sure. Just a second. Am I audible? Yeah, I can hear you. First of all, thank you so much सर हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, और मैं बिना वक्त जाया करे अपने सवाल पर आता हूँ। जरूर। सर मेरा एक सवाल है, जैसे कि आपने शुरुआत में बताया कि आप कॉलेज टाइम से आप कैसे FTI ज्वाइन किए, कैसे क्या जर्नी रही। मैं थोड़ा सा और पीछे जाना चाहूँगा कि पहली बार आपने राइटिंग कब की, एज एन पोइट्री या कुछ भी फॉर्म, छोटे में स्कूल टाइम में कभी भी? पहली बार क्योंकि मेरी शुरुआत जो हुई ना, वो पोइट्री और स्पीच और उसी से हुई है ना जी। उसका खास शौक था। हमारे टीचर भी थे स्कूल में, विकास शर्मा का नाम से, और उनका काफी योगदान रहा उसमें, वो एक तरह का इनिशिएटिव लेने में। और एक हमारे ट्यूटर भी थे, वो हिंदी के काफी अच्छे टीचर थे, दौलत खान सर। तो उनका अंदाज भी बहुत अच्छा था पोइट्री को प्रेजेंट करने का, कि वो आवाज, उतार चढ़ाव और पोइट्री की जो हिंदी कविताओं की जो व्याख्या, तो वो पोइट्री को लेके जो फैसिनेशन वहां से शुरू हुआ। लेकिन लिखने के लिए इंस्पिरेशन मैं समझता हूँ कि विकास सर और उनका काफी योगदान रहा, क्योंकि वो उस तरह की एक्टिविटीज वहाँ पे किया करते थे, और राइटिंग का, या एक बचपन में आपका एक फैसिनेशन होता है ना, कि आप जो टीचर्स कर रहे होते हैं उनको आप इमिटेट करने की कोशिश करते हैं जी तरीके से। तो मुझे लगता है कि 7th क्लास में मैंने फर्स्ट पोएम लिखी होगी। ओके। हाँ 7th क्लास, और फिर मैं लिखता रहा उसमें। और फिर स्कूल के बाद थोड़ा, जब +2 में साइंस रहा तो उसमें थोड़ा बिजी हो गया काफी। 10th तक लिखा, पोइट्री ही लिखा। फिक्शन मुझे याद नहीं कि मैंने कोई कहानी लिखी हो 10th तक। तो मुझे शौक नॉन फिक्शन का रहा है हमेशा से। तो उसमें डिबेट्स और स्पीचेस और जो भी आर्टिकल्स निबंध और वो, और पोइट्री मेरा एक नेचुरल इंक्लिनेशन है। अगर सब में से अगर सबसे ज्यादा पसंदीदा और सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्टरी मीडियम अगर रहा है इन दौरान, तो वो पोइट्री रहा है, तो वो उसकी तरफ रहा। और फिर कॉलेज के टाइम पे वापस एक सब्जेक्ट मेरा कॉलेज में लिटरेचर भी था, तो वो वापस एक इंग्लिश लिटरेचर के थ्रू इंग्लिश पोइट्री और वो पढ़ने का मौका मिला। और फिर JLF में तो काफी पोइट्स और वो आते ही थे, तो वही शुरुआत है। ओके। सर आपने अभी कई बार मेंशन किया कि आपका नॉन फिक्शन की तरफ रुझान ज्यादा रहा हमेशा से। तो हम देखते हैं कि बॉलीवुड में जब बायोपिक्स बनती हैं या किसी नॉन फिक्शन टाइप्स की मूवीज बनती हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि मेकर्स की, फिल्म मेकर्स की या पूरी क्रू की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है कि आप एक रियलिटी को पोर्ट्रे कर रहे हैं और कितना आप उसको जस्टिफाई कर पा रहे हैं। तो अक्सर देखने में आता है, मतलब जितना मैं समझ पाया हूँ अभी तक, कि बॉलीवुड सिनेमा में
कहीं ना कहीं एक रोमांटिक एंगल जरूर इंक्लूड कर देते हैं कहीं ना कहीं से किसी ना किसी स्टोरी में, भले ही वो नॉन फिक्शन हो, उसका टॉपिक कहीं ना कहीं कुछ और हो, बट एक फीचर फिल्म है तो कहीं ना कहीं उसमें शायद वो कमर्शियल पर्पस से होता हो कि एक रोमांटिक एंगल या लव स्टोरी उसमें हल्का सा टच दिया जाता है, तो वो कितना जरूरी होता है और उसको अगर हटा दें तो क्या, उस पर आप क्या समझते हैं? देखिए आखिर में देखें तो फिल्म जो है वो एक कमर्शियल मीडियम है ना, वो एक किताब लिखने के जैसा नहीं है जी। तो उसमें आपका इन्वेस्टमेंट इतना नहीं होता है, आपने लिखी, आपकी छपी तो ठीक है, नहीं छपी तो ठीक है, लोगों को दिया, हो सकता है आपको फायदा ना हुआ हो, आपका काफी लंबा वक्त गया हो, लेकिन आप कुछ बहुत बड़ा नुकसान या कर्ज में नहीं डूबते उसमें। फिल्म जो बहुत कमर्शियल मीडियम है तो उसके दायरे में रहकर ही आपको कुछ बनाना होता है, अब वो दायरा कौन तय करता है? वो दायरा तय करती है ऑडियंस। तो अगर आप कोई एक फिल्म को थोड़ा और रोमांटिसाइज करने से, है ना, आपको लगता है कि उसकी रीच बढ़ जाएगी, तो वो एक अप्रोच कंजर्वेटिव फिल्म मेकर्स की हमेशा से रही है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी उम्दा फिल्म बनी है जिन्होंने उस तरीके से ये लिबर्टीज नहीं ली, लेकिन फिर लेकिन उनका दायरा हमेशा से कम रहा, उनको वो उस तरीके की ऑडियंस नहीं मिली, वो बहुत अप्रिशिएट की गई और बहुत उनकी तारीफें हुई, है ना। तो वो सब उस पर फर्क करता है कि कोई फिल्म का इतना बजट हो सकता है और किन लोगों तक उनको पहुंचना है, तो वो लिबर्टीज ली जाती है। जैसे पान सिंह तोमर में मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो लेकिन फिर उसकी रीच कम थी, है ना। लेकिन फिर जैसे धोनी है, वो बहुत पैन इंडिया उस तरीके से सोच के बनी कमर्शियल फिल्म, लेकिन कमर्शियल फिल्म ही एक माध्यम नहीं है, उसमें बहुत सारे दूसरे तरीके के फिल्म मेकर्स भी अपना अपना योगदान देते हैं और अलग कमाल की फिल्में बनाते हैं, है ना। तो जैसे ब्लैक फ्राइडे क्लोज टू रियलिटी है, बहुत से बुक्स के अडेप्टेशन हुए हैं, उनमें ना के बराबर है, जैसे बैंडिट क्वीन में नहीं है ना। जी जी तो, हाँ, तो उनका एक अलग जॉनरा है, लेकिन वो फिर आपको, अगर आप उतना क्यूरियस हैं तो आपको ढूंढना पड़ेगा उनको। और मुझे लगता है कि ये वेब सीरीज और ओटीटी प्लेटफॉर्म आने से वो एक और खुल गया है, अब आपको उतना जरूरी नहीं है कि कमर्शियल एंगल्स डालने का, लेकिन उसकी एक लिमिट है, वो एक हमेशा से डायरेक्टर राइटर का एक अपना उनकी एक अप्रोच है कि वो कितना उनको इंक्लूड करना चाहते हैं और कितना बहुत प्यूरिस्ट तरीके से उस फिल्म को बनाना चाहते हैं। जी सर, एक बॉलीवुड सिनेमा को हम जब देखते हैं तो एक ग्राफ बनता है कि जब से बॉलीवुड मतलब सिनेमा जब से आया इंडिया में, तब से किस तरीके की मूवीज बनी, 8 फिल्म्स भी बनी और ब्लैक एंड व्हाइट, एंड उसके बाद एक जर्नी रही पूरी अलग अलग तरीके के आइडियाज की, ऑडियंस की भी सेम जर्नी रही, ना केवल मेकर्स की, ऑडियंस भी अपने आप ग्रो करी, इवॉल्व हुई। तो उस ग्राफ में प्रेजेंट टाइम को आप कहाँ देखते हैं कि मतलब वो ग्राफ ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, क्या ग्राफ की पोजीशन है आज की डेट में सिनेमा के ग्राफ? अभी तो बहुत चैलेंजिंग और बहुत अच्छा वक्त है, मैं मानता हूँ, बहुत क्रिएटिव काम करने का। ओटीटी प्लेटफॉर्म आने से काफी मुश्किलें आसान हो गई है, बहुत से लोगों को एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिल रहा है, बहुत से अलग अलग करियर से लोग में आ रहे हैं और अपने कंट्रीब्यूशन सिनेमा में दे रहे हैं। तो लेकिन जैसे दुनिया बदलती है, सिनेमा भी बदलता ही है, तो आपको हमेशा उसी तरीके की फिल्म तो नहीं बनाते रह सकते। बिल्कुल। क्योंकि जैसे मैं मानता हूँ कि 1970s 80s के आसपास एक सिनेमा बाइफर्केट हो गया था। पहले यूं था कि आप 60s की फिल्म देखें तो आर्ट फिल्म और कमर्शियल फिल्म अलग नहीं हुआ करती, है ना। उनका एक मध्यम मार्ग ढूंढ लिया जाता था। तो जितने भी ख्वाजा अहमद अब्बास ने जो राज कपूर के लिए लिखी हो, या बिमल रोय की जो फिल्में रही हैं, या महमूद साहब की जो फिल्में रही हैं, है ना, तो आप देखेंगे कि वो सारी फिल्में ऐसी हैं जो मास के लिए भी हैं और जो एजुकेटेड एलिट क्लास है उनके लिए भी है जी, है ना। तो एक अच्छा मिश्रण उसमें रहा है। जी जी। 70s का जब वक्त आया तब वो दो धाराओं में बंट गई।
एक तरफ आप देखेंगे कि श्याम बेनेगल, गोविंद नियालानी, केतन मेहता, उन लोगों ने अपनी एक अलग किस्म की आर्ट फिल्म को ज्यादा तवज्जो दी और उनको पॉपुलैरिटी भी मिली, सक्सेस भी मिली। और दूसरी तरफ आप देखें कि मेन स्ट्रीम में ऋषिकेश मुखर्जी और बाकी यश चोपड़ा और दूसरे तरीके के मेन स्ट्रीम फिल्म मेकर्स ने एक अलग तरीके का एंटरटेनिंग एंगेजिंग सिनेमा क्लासेस को दिया। तो वो एक थोड़ा फर्क आना उसमें चालू हो गया। तो फिर 90s के दौर में तो काफी कमर्शियल हो गया, सिनेमा काफी ओपन हो गया, तो फिर वो एनआरआई किस्म की फिल्म बनने लगी। और ये वो उस वक्त में फिर आपका आर्ट सिनेमा भी बहुत गिरने लगा क्योंकि वो फंडिंग्स वगैरह उस तरीके से अवेलेबल नहीं थी और उससे। लेकिन अभी वापस मुझे लगता है कि एक अच्छा दौर शुरू हुआ है कि अभी ये 2-3 साल पहले की फिल्में भी देखें तो वो उस तरफ आ रही है, जब वो एंगेजमेंट और आर्ट दोनों को मिक्स करके एक मध्यम निकाल के फिल्म बनी है ना। जैसे काफी एंटरटेनिंग और काफी प्रोवोकिंग फिल्म्स भी उसमें बनी है। और अगर आप एकदम प्योरिस्ट फिल्म बनाते तो उसके लिए भी स्पेस है। तो ओटीटी आने के लिए आपके पास स्पेस, सबके लिए स्पेस बन गया, आप जो बनाना चाहें वो बना सकते। जी सर, जैसे कि तमाम जॉनर्स हैं मूवीज बनाने के, तो एक जॉनर कहीं ना कहीं एक कैटेगरी एक वो भी है जो एडेप्टेशंस जो होते हैं। अब एडेप्टेशंस को हम 2 तरीके से देख सकते हैं कि एक तो होता है बुक से एडेप्टेशन, दूसरा होता है किसी और इंडस्ट्री, हॉलीवुड या साउथ के जो मूवीज हैं वहां से अडेप्ट करके जो मूवीज बनाई जाती हैं। तो उसमें मतलब उसमें भी जो ऑडियंस है वो बहुत बटी हुई ऑडियंस होती है। कई बार कई लोग प्रेफर करते हैं कि यार अगर ये फलाना मूवी है, अगर ये कोई हॉलीवुड मूवी पे बनी है तो मैं हॉलीवुड मूवी देख लेता हूँ। और कई लोग का होता है कि मुझे नहीं, यही वाली मूवी देखनी है। तो वो जो एडेप्टेशन है वो कितना जरूरी है और उसमें क्या कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है मेकर्स की, और ऑडियंस आप उसको किस तरीके से देखते हैं एडेप्टेशन को? देखो 2 चीज होती है, एक होता है अडेप्टेशन, एक होता है रीमेक। तो अडेप्टेशन आपका होता है जब आप किसी किताब पे, कोई नॉवेल पे, कोई नोवेला पे, है ना, या कोई स्टोरी पे पिक करते हैं और फिर उस पर कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वो अडेप्टेशन की कैटेगरी में आता है। जी। एक फिल्म अगर ऑलरेडी किसी और रीजन, किसी और क्षेत्र में, किसी और भाषा में बन चुकी है और उसको आप बना रहे हैं तो वो रीमेक जी फिल्म की कैटेगरी। मुझे लगता है आप रीमेक के बारे में जी मैं रीमेक की बात कर रहा हूँ। जी रीमेक। तो क्योंकि अभी से बहुत पहले हम लोग इतना सिनेमा लिटरेट थे नहीं। एक तो ये भी है कि भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे माध्यम हैं और बहुत सारी फिल्म इंडस्ट्री यहाँ एग्जिस्ट करती है एक ही वक्त पे। फिर बाहर भी बहुत सारा अलग अलग तरीके का वर्ल्ड सिनेमा बन रहा है और वो कभी एक्सेसिबल नहीं था। अभी कोरिया में कोई अच्छी फिल्म बनी या फ्रांस में कोई अच्छी फिल्म बनी या, है ना, यूरोपियन वेस्टर्न यूरोपियन में कहीं कम फिल्म बनी, तो वो बहुत ही कम लोगों को फिल्म फेस्टिवल के जरिए तक पहुंच पाती थी, है ना। तो बहुत से लोगों से इंस्पिरेशन लेके या उस तरह की उसको रीमेक करके बना लिया करते थे। अगर वो ऑफिशियल रीमेक बनती है तो उसका फायदा भी है क्योंकि वो एक कहानी आप अभी तक इस टेरिटरी की ऑडियंस को नहीं मिली है तो आप वहां तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत गंदा ये तब शुरू हो जाता है जब उसमें बहुत कमर्शियली तरीके से इसको देखने लगते हैं जी। कि एक जैसे मराठी में कोई फिल्म बहुत अच्छी बनी है और वो बहुत बड़ी हिट हुई, अच्छे बनने से ज्यादा कि बहुत बड़ी हिट हुई, और फिर आप चाहते हैं कि वो, क्योंकि वो अब लिमिटेड सिर्फ मराठी ऑडियंस के लिए थी इसलिए अब हम इसको निकाल कर हिंदी ऑडियंस के लिए लेके आए और वो प्रॉफिट और मुनाफा कमाया जाए, है ना, और उसमें भी फिर वो उस तरीके का काम ना हो पाए, है ना। तो उसमें भी क्वालिटी भी गिरती है ना, तो वो भी रहता है। लेकिन अब जो हम लोग ज्यादा सिनेमा लिटरेट होते जा रहे हैं और जैसे जैसे सबटाइटल पढ़ने की आदत चालू हो जाएगी, है ना, तो फिर वो जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी जरूरत इसलिए पड़ेगी ना क्योंकि आपको फॉरेन लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, तो इसलिए आप उसको अपनी लैंग्वेज में देखना चाहते हैं। लेकिन अब जैसे बहुत से यंगस्टर्स को, हम सब लोगों को आदत हो ही गई है सबटाइटल के साथ फिल्में देखने की, उनकी एक्चुअल उनकी वास्तविक
जबान में उनको बोलते सुनते देखने की आदत जो बनती जाएगी, फिर ये ट्रेंड जो है वो कम होता जाएगा। जी सर, आप एज अ फ्रीलांसर आपने काम किया, तो मैं समझना चाह रहा हूँ कि अगर दो कैटेगरीज हैं, एक एज अ फ्रीलांसर काम करना राइटिंग के क्षेत्र में, इंडस्ट्री में, प्लस एज अ किसी प्रोडक्शन के साथ कोलैब करके या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कहना चाहिए काम करना, दोनों में क्या फर्क समझते हैं? कितनी फ्रीडम मिलती है, क्या फर्क होता है? फ्रीलांस में ये होता है कि आप एम्प्लॉय नहीं है उस कंपनी के, है ना। उन्होंने आपको एक सर्टेन प्रोजेक्ट के लिए एक फिक्स डेडलाइन है उनके दिमाग में, इतने टाइमलाइन में हमें प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, उसके लिए आपको हायर किए, आप वो काम करते हैं, है ना, और उसके हिसाब से आपको रेम्यूनरेशन और क्रेडिट मिलता है। तो ये तो एक तरीका ये हुआ, है ना। और बाकी अगर आप किसी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं तो उसमें आप बतौर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो उस तरीके की अब वो आपको क्या रोल है उस कंपनी में, क्या आप सिर्फ जैसे उसमें भी बहुत सारे अलग अलग रोल हो सकते हैं ना, कि आप कहानी सुपरवाइज कर रहे हैं, या आप स्क्रिप्ट रीडर हैं, स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं और अपना इनपुट दे रहे हैं, है ना, या आप क्रिएटिवली इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो उसमें कि अगर आपको लगता है कि आपको एक स्टेबल जॉब चाहिए जो आपको हर महीने आपको एक किस्त मिलती रहे और आपको बार बार लोगों तक बोलना भागना ना पड़े, और आपको लगे कि हम ऐसे किसी बंदे के साथ हम काम कर सकते हैं बहुत लंबे वक्त तक, आपकी ट्यूनिंग अच्छी बन रही है उस कंपनी के साथ, आपकी आइडियोलॉजी मैच करती है, आप जो कहानियां कहना चाहते हैं वो भी कहना चाहते हैं, तो आप बतौर एम्प्लॉय भी उनके साथ लंबा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नहीं उसमें कि फिर आप किसी और के साथ काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप बाउंड रहेंगे उस कंपनी के साथ। फ्रीलांस में होता है कि आप और लोगों के साथ भी काम कर सकते हैं, लेकिन फिर ये कि आपको हर बार कुआं खोदना पड़ेगा, आपको हर बार इंतजार करना पड़ेगा, आपको हर बार लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा, तो वो जब वो कहानी खत्म होगी तो आपको वो स्ट्रगल वापस हमेशा जारी रहेगा। जी सर, एक चीज जो मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि हमारे पिछले एपिसोड में इश्तियाक जी आए थे, इश्तियाक खान, तो उन्होंने एक टर्म यूज किया था कलाकार का बजट। जैसे कि एक देश का बजट होता है उसी तरह एक कलाकार का भी बजट होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल वो जो खासकर इंडस्ट्रीज में एक प्रॉब्लम है कि एक किसी की मूवी चल गई, ठीक है, हो सकता है अगले 5 साल उसको काम ना मिले क्योंकि बहुत रश भी है, नए टैलेंट्स भी आ रहे हैं, तो हो सकता है कि एक काम मिला दूसरा नहीं मिला, समय लग गया। तो वो तो एक एक्टिंग के क्षेत्र से बताया, एक्टिंग के एंगल से देख बताया, उस कलाकार के बजट को या ये जो चैलेंज है काम मिलने वाला ना मिलने वाला, इसको राइटिंग के एंगल से देखा जाए तो क्या चैलेंजेस आते हैं, कैसे फेस किया जाता है? और तो चैलेंजेस तो हैं और मैं मानता हूँ कि हम तो फिर भी उतने मुश्किल दौर में नहीं है जितने जो हमारे प्रोड्यूसर्स जो रहे, जो हमारे सीनियर्स इंडस्ट्री में रहे। तो मजाक में हम बात करते भी हैं कि मुंबई जो है आपके जवानी के 10 साल खा लेती है ना, और इसीलिए वो हमेशा इतनी जवान रहती है ना, क्योंकि वो एक किसी बहुत छोटे शहर से या बहुत दूर से आपको यहाँ आना, आप लोगों को जानते नहीं है, आपके पास कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपका कोई सर्कल नहीं है, और ये कोई एकेडमिक एग्जाम नहीं है ना कि आप दिन रात मेहनत करके उसको क्रैक कर देंगे जी, है ना। हो सकता है कि पास अच्छा टैलेंट हो, आप अच्छा लिखते हो, लेकिन आप अच्छे लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हो। तो वो सब फैक्टर बहुत होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि तो कईयों को शुरुआत जल्दी मिल जाती है, कईयों को लेट मिलती है, लेकिन अमूमन ऐसा रहा है कि मतलब 8 से 10 साल ले लेती है वो उस मुकाम तक पहुंचने में कि आपको लोग रिकॉग्नाइज करें, आपके अगर आप में वाकई कुछ अच्छा काम करने का काबिलियत है तो आपको उस तरह के प्रोजेक्ट मिले या आप उस सर्कल में पहचाने जाएं, तो एक इतना वक्फा तो में लगता ही है, ये तो सोचना ही चाहिए। और बाकी रेम्यूनरेशन और फीस और पैसे का ऐसा है, वो पूरी दुनिया में उसी तरीके से है कि वो एक मार्क्स का बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि एक्सप्लॉयटेशन का। तो आप पढ़ेंगे मार्क्स का तो उसमें है कि आपको उस हिसाब से पेमेंट नहीं किया जाता कि
कि आपके आने से उस प्रोजेक्ट में कितना वैल्यू एडिशन हुआ है। शुरुआती तौर पे आपको उस तरीके से पे किया जाता है कि आपका मिनिमम सस्टेनेंस हो जाए और उससे थोड़ा ज्यादा और मिल जाए जी। और वो सिर्फ सिनेमा में नहीं, कॉलेजेस में भी है और नर्सिंग में भी है, और आप छोटे छोटे दुकानों पे जो लोग काम कर रहे हैं वो भी है। आपको इतना देते हैं कि आपकी जरूरत पूरी हो जाए और थोड़ा सा ज्यादा मिल जाए, ताकि आप अपने सपने तोड़े ना, आपको लगे कि एक सुनहरा कल आएगा, है ना, कि अपने वो बदस्तों चल जारी रहे और वो एक्सप्लोरेशन भी उस तरीके से जारी रहता है। लेकिन जैसे जैसे आपका वो काम अच्छा काम बार आता है जाता है और आपकी बार्गेनिंग पावर बढ़ती जाती है, तो फिर आप अच्छे डील पे सकते हैं। उसमें बहुत सारे, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी उतना स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर है नहीं राइटर्स का, लेकिन हम काम कर रहे हैं। राइटर्स एसोसिएशन है जो लेके बहुत गंभीर है, तो पहले तो और भी हालात बहुत मुश्किल थे, अब वो कम से कम उस तरीके से पुश करें कि एक मिनिमम राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट हो कि एक तो फलाना स्क्रिप्ट या वेब सीरीज लिखने में इतना वक्त लगता है, तो एक राइटर को कम से कम इतना तो रेम्यूनरेशन मिले, उसका एक्सप्लॉइटेशन ना हो, उसके काम का क्रेडिट मिले। कुछ डिस्प्यूट होते हैं, डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए उसके पास एक ऑर्गेनाइजेशन हो जो उसको सपोर्ट करे। तो स्क्रीन राइटर एसोसिएशन जो है वो उसमें काफी मुस्तैदी से काम कर रही है और लोग भी अब धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं। और वेब सीरीज आने से ये थोड़ा और अच्छा वक्त आएगा, क्योंकि हम लोगों को, हम सोचते हैं कि हमें बहुत 4-5 साल में अच्छा काम मिलना चालू हो गया, और है ना, हमारे सीनियर्स को उससे ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। लेकिन वेब सीरीज आने, क्योंकि वेब सीरीज राइटर्स मीडियम है और बिना राइटर का आप कुछ कर नहीं सकते, आपको चाहिए ही चाहिए राइटर। तो फिर आपको उनके हिसाब से उनको थोड़ा बार्गेनिंग पावर उनका बढ़ जाता है, उनका पेमेंट भी उस तरीके से बढ़ जाता है। सर, जैसा कि आपने बताया कि मुंबई आपके 8 से 10 साल करीब खा लेती है, तो जो वो 8 से 10 साल का जो गैप है, जो मार्जिन जो लेके चलना चाहिए अमूमन, उस समय एक स्ट्रगलिंग राइटर को कैसे क्या कुछ और ऑप्शंस हो सकते हैं जिससे वो अपनी फाइनेंशियल नीड्स मैनेज करते हुए चले, कि वो 10 साल या जितने भी एक जो समय है उसको काम मिलेगा, वो कोशिश अपनी कर रहा है उस डायरेक्शन में, लेकिन उसके साथ साथ उसको अपना प्रेजेंट भी देखना है। तो क्या कुछ और भी ऑप्शंस हैं जिसके साथ वो लेके चल सकता है? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि अब वो कंडीशन नहीं है। मतलब पहले तो आप ये कोशिश करें कि अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो पूरी तैयारी के साथ आए, है ना, बिना तैयारी के साथ ना आए। एक फॉर्मल ट्रेनिंग लें, स्क्रीन प्ले राइटिंग को पढ़ें, उस क्राफ्ट को समझें, कोई इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करें, सीखें, स्क्रिप्ट्स पढ़ें, तो वो बहुत जरूरी है। बिना समझ के, बिना पढ़ के आए और फिर आप सोचें कि यहाँ काम करते करते आप सीखें, तो उसमें बहुत वक्त लग जाएगा। ये दौर होता था जब आप किसी राइटर को या डायरेक्टर को असिस्ट कर रहे हो, है ना, फिर आप उससे सीख रहे हो, उसमें बहुत लंबा वक्त लगता है। फॉर्मल एजुकेशन की ये खास बात होती है कि वो आपको बहुत कम वक्त में बहुत कुछ एक साथ दे देता है, जो आप जिंदगी भर वापस देखते रहते हो, सीखते रहते हो, है ना। तो उसका एक अपना एक फायदा है। दूसरा, सस्टेनेंस के लिए मैं कह रहा हूँ कि अब वक्त बदल गया है। अभी काफी ऑप्शंस खुल गए हैं आपको राइटिंग, क्योंकि एक वक्त पे तो सिर्फ सिनेमा था, या तो आप फिल्म लिख रहे हैं, अगर फिल्म नहीं लिख रहे हैं तो फिर आप टीवी के लिए काम कर रहे हैं, है ना। तो ये दो ही आपके पास ऑप्शन हुआ करते थे। तो अधिकतर उस वक्त ये हुआ करता था कि जो नए राइटर्स हैं वो टीवी लिखना शुरू कर दिया करते थे, क्योंकि फिल्म इतनी जल्दी उनको मिलती नहीं थी, है ना, और फिल्म भी बहुत कम ही बन रही होती थी। गिनती की फिल्म बनती थी तो ऑलरेडी उतने राइटर्स अवेलेबल है। टीवी में ऐसा था कि आपको 7 दिन कोई सीरियल आ रहा है तो 7 दिन आपको कंटेंट जनरेट करना है, तो फिर उसमें राइटर्स को उसमें काम मिलना चालू हो जाता था। लेकिन अब वेब सीरीज आने से काफी चीजें बदल गई हैं, बहुत सारे नए काम आ रहे हैं, और तो वो एक फायदा है। अभी मतलब बहुत अच्छा वक्त है राइटर होने के लिए, क्योंकि आने वाले 5-10 सालों में ये बहुत अलग एक्सपोनेंशियली ग्रो करने वाला है। एंटरटेनमेंट जो है वो आपको चाहिए ही चाहिए, और ये ग्लोबल मीडियम है, आप पूरी दुनिया के साथ कम्पीट कर रहे हैं, और इंडिया हमेशा कहानियों को लेके उसमें खास दिलचस्पी दिखाता रहा है ना। और अभी तक तो सिर्फ हमारा पेनिट्रेशन इतना है नहीं मासेस में, ये और जितना जाएगा कम्युनिकेशन मीडियम में और जितने खुलेंगे
उतनी ज़्यादा आपको कहानियों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो कर सकते हैं। और भी बहुत सारे आप एडवर्टाइजमेंट के लिए ट्राई कर सकते हैं, कॉपी राइटिंग के लिए ट्राई कर सकते हैं, और ट्रांसलेशन का काम होता है। आप फिल्म अगर डब हो रही है तो डायलॉग ट्रांसलेट करने का काम होता है, वो कर सकते हैं, है ना। और किसी राइटर को असिस्ट करने का भी काम होता है, राइटर को असिस्ट करने का वो कर सकते हैं। फिर बहुत से स्टूडियोज वगैरह स्क्रिप्ट रीडिंग के लिए रखते हैं, उसका काम कर सकते हैं। बहुत से प्रोडक्शन कंपनीज इंटर्न रखते हैं, है ना, स्क्रिप्ट सुपरविजन के लिए कि शूट पे वो स्क्रिप्ट के मुताबिक हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके लिए भी अपॉर्चुनिटीज होती है, तो वो किया जा सकता है। लिरिक्स राइटिंग में कोई इंटरेस्ट है तो लिरिक्स राइटिंग कर सकते हैं। तो बहुत से ब्रांचेस हैं जिसमें आप कोशिश कर सकते हैं। जी सर, शॉर्ट फिल्म वाले सेक्टर में आपने काफी काम किया हो, वहां से ही शुरुआत की जैसा मैं समझ पाया हूँ। तो किसी नए व्यक्ति को, जैसे अगर मैं हूँ फॉर एग्जांपल, मैंने अभी तक किसी भी इस तरीके की फील्ड में काम नहीं किया है, ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं किया है, तो अगर मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ या मेरे ऐसा कोई और भी स्टार्ट करना चाहता है शॉर्ट फिल्म में, राइटिंग में भी, प्लस उसको प्रॉपर एक कंप्लीट पैकेज बनाने के लिए कैसे शुरुआत की जाए? शॉर्ट फिल्म, यार मैंने जब शॉर्ट फिल्म बनाई, लिखी और डायरेक्ट की थी, तब वो उस तरीके से ओटीटी प्लेटफॉर्म उस तरीके से आया नहीं था, है ना। अभी तो बूम पे है। तो मेरा जो विजन को लेके यही था कि एक अच्छी शॉर्ट फिल्म बनाई जाए जिसमें अच्छी राइटिंग हो, अच्छा कहानी कन्वे की जाए, और फिल्म फेस्टिवल्स में भेजते हैं, वहां से इसको रिकॉग्निशन मिलेगा, और फिर इसको दूसरे लोगों को दिखाने के लिए अपना वहाँ पे एक विजिटिंग कार्ड बन जाता है ना, कि आपने क्या किया, हाँ, दिखा सकते हैं कि ये मेरा काम है। तो उस तरह पे हमने इसको इस्तेमाल किया, और इसको इस वजह से काम भी मिले, लोगों से भी मिले, आपकी नेटवर्किंग बढ़ती है, तो वो वहीं तक सीमित रहती है ना। और तो शॉर्ट फिल्म कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब तो टेक्नोलॉजी बहुत आसान हो गई है ना, क्योंकि कैमराज वगैरह बहुत हाई एंड कैमराज, आपको बहुत मतलब इतने इनोवेशंस हुए कि आप बहुत कम पैसों में अच्छी फिल्म बना सकते हैं। कम से कम टेक्निकली आपको उतना परेशानी नहीं होगी, जो एक वक्त पे थी जब कैमरास बहुत महंगे हुआ करते थे, फिल्म स्टॉक पे शूट हुआ करते थे। आजकल तो सब कुछ डिजिटल है ना, और सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, आप सब कुछ सीख सकते हैं, देख सकते हैं, बना सकते हैं, तो वो बना सकते हैं। लेकिन उसका वही है कि मार्केटिंग मॉडल अभी इंडिया में है नहीं शॉर्ट फिल्म। अगर आप ये सोच के बनाए कि ये मैं पैसा डाल के बनाता हूँ और फिर इसको 20% ज़्यादा में मैं इसको सेल करूंगा और वो प्रॉफिट बन जाएगा, तो वो नहीं है। आप इसको एक मार्केट मॉडल की तरह नहीं कर सकते। जो भी करें वो अपने प्रैक्टिस के लिए और अपना टैलेंट लोगों तक पहुंचाने के लिए उस तरीके से आप कर सकते हैं। जी सर, मेरा एक सवाल और है कि मैं वापस से पीछे की तरफ जाना चाहूँगा कि जब आपने बोला कि आप राइटिंग कॉलेज के बाद की बात है कि जब आप राइटिंग में आना चाहे, फिर आपने FTI का एग्जाम दिया, क्रैक हुआ, फिर वो जर्नी चालू हुई, तो इन केस की अगर राइटिंग नहीं होती तो क्या होता? तो आप आज क्या कर रहे होते? नहीं, मैं क्योंकि वो जर्नी मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग इस तरीके से हो गई कि मुझे ये रियलाइजेशन कि मुझे इस फील्ड में जाना है, तब इतना क्लियर नहीं था कि राइटिंग, क्योंकि मेरा गोल तो डायरेक्शन की तरफ था, है ना। और मैंने शॉर्ट फिल्म भी डायरेक्ट की, और आगे भी मैं ऐसा प्लान रखता हूँ कि फ्यूचर में डायरेक्शन की तरफ जाने का। तो वो एक आपके अंदर एक सवाल बन के आ ही जाता है। वो तो 12th से ही चालू हो गया था, इसलिए मैं 12th के बाद मास कॉम करना चाहता था दिल्ली जाके, है ना। तो लेकिन तब वो ऐसे मुमकिन हो नहीं पाया, क्योंकि तब कंजर्वेटिव फैमिली थी, उनको कन्विंस करना, समझाना क्या होता है मास कॉम, क्या है। तो वो मुमकिन हुआ नहीं, तो इसलिए फिर मैं ह्यूमैनिटीज की तरफ गया और सोशल साइंस की तरफ गया, इकोनॉमिक्स और लिटरेचर वो पढ़ा। और फिर जब मुझे लगा कि मैं पढ़ चुका हूँ और मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि अगर कुछ नहीं करूंगा तो ये तो कर ही सकता हूँ मैं,
क्योंकि मेरा मास्टर्स हो गया था इकोनॉमिक्स में और मैंने वो नेट जेआरएफ भी निकाल लिया था। तो वो था कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर का काम तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर से करके या पीएचडी करके आप प्रोफेसर बन सकते हैं, एंड आई वाज गुड इन एकेडमिक। तो मुझे लगा कि वो तो कर ही सकते हैं। तो एक आपको एक स्ट्रेंथ मिल जाती है, एक आपको बैकअप प्लान तो मिल ही जाता है, ट्रस्ट एंड इन स्किल। कुछ भी नहीं हो तो ये तो है ही, लेकिन फिर आपको वो एम्पावर्ड भी करते हैं। फिर वापस आपको लगता है कि लेकिन आप ये करने के लिए तो नहीं है ना। तो तब फिर आप वापस वो जो आपके मंशाएं हैं और जो आपकी अपनी इंट्यूशन आपसे करवाना चाहती है, वो सारी चीजें निकल के बाहर निकल के आना चालू हो जाती है, तो फिर आपको उस डायरेक्शन में लेके जाती है। तो हाँ, अगर लेकिन फिर मैं मानता हूँ कि लाइफ में ऐसा नहीं होता कि आपके पास एक ही मौके आते हैं। अगर आप वाकई ईमानदार हैं और आप उस सेल्फ डिस्कवरी के प्रोसेस में हैं, आप बैठ के सोच रहे हैं कि मैं क्या एक काम है जिसको करने के लिए बना हूं, है ना, और वो ये जो सवाल है वो निरंतर अगर आपके जहन में चलता ही रहता है, तो ऐसे मौके भी आपके पास जिंदगी में आते ही रहते हैं और उनमें से एक आपको पकड़ना होता है ना। तो हो सकता है कि मेरे पास 12th में था, वो नहीं हो पाया, तो वो मास्टर्स के बाद मैंने किया, उसमें वो कि 5-6 साल मेरे लग गए। लेकिन फिर भी तो उसका एक खामियाजा भी भुगतना पड़ा। लेकिन अगर मान लो अगर नहीं हुआ होता, तब एफटीआई में सिलेक्शन नहीं हुआ होता, तो हो सकता है कि कुछ और मुकाम पे पहुंचने के 2 या 3 साल बाद मेरे पास कुछ और नया रास्ता निकला होता। तो मैं उधर तो वो है, लाइफ हमेशा आपको ऐसे मोड़ पे लेके आती ही रहती है। ऐसा नहीं होता कि एक ही बार आपको ऐसा मौका मिलता है जी। अगर आप वाकई ईमानदार है अपनी उस खोज को लेकर कि आप वाकई क्या करना चाहते हैं, तो ऐसे आपको दिखने लगते हैं। फिर वो मौके तो होते ही हैं, आपको फिर दिखाई देने लगते हैं कि अच्छा ये भी एक ऑप्शन है। सर, एक आखिरी सवाल है मेरा आज का कि एफटीआई, जैसा कि आपने बताया कि फॉर्मल ट्रेनिंग होना जरूरी है, उससे काफी चीजें आसान हो जाती हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि एफटीआई या किसी भी इंस्टीट्यूट में एज अ राइटर क्या करिकुलम होता है, आप उसको ब्रीफली अगर हमें समझा पाए कि क्या प्रोसेस होती है इवॉल्वेशन की, इवॉल्व होने की। पहले तो उनका एक सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है कि वो एक 3 फेजेस में होता है। वो एक रिटन एग्जाम होता है, जो ऑल इंडिया रिटन एग्जाम है, पूरे इंडिया में सेंटर्स होते हैं, आप वो दीजिए। तो उसमें राइटिंग, हर सब्जेक्ट मतलब हर फील्ड का अलग है, डायरेक्शन का, एडिटिंग का, सबका अलग एग्जाम होता है, पेपर होता है। तो आप वो पास करते हैं, फिर आपको एफटीआई बुलाया जाता है। वहाँ आपको 5 से 7 दिन रुकाया जाता है। तो वह 4-5 दिन का एक वक्त मतलब कंटिन्यू आपका असेसमेंट होता है। अलग अलग राइटिंग एक्सरसाइजेस करवाई जाती है, या आप ग्रुप डिस्कशन में आपको पार्टिसिपेट करना होता है, या उस तरीके का 3 दिन का, शायद 3 से 5 दिन का उनका होता है। तो उसके अलग मार्किंग आपकी चल रही होती है। वो होने के बाद आपका इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू में आप 8 से 10 लोगों का पैनल बैठता है और वो आपका काफी डिटेल में इंटरव्यू लेते हैं, और उन तीनों के हिसाब से फिर आप तीनों क्रॉस कर जाते हैं, तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है। थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वो सीट्स बहुत लिमिटेड है, हर सब्जेक्ट शायद 10 से 12 ही सीट है ना, और ऑल इंडिया एग्जाम में तो काफी लोग अप्लाई करते हैं। तो वो एक है। और उसके बाद आपका वो अभी हमारे वक्त में 1 साल का कोर्स था, अब 2 साल का हो गया है। तो 2 साल में आपको पूरा बेसिक से सिखाया जाता है, मतलब एकदम बेसिक से। तो उनको पता है कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका बैकग्राउंड नहीं हुआ है, कि वो उस तरह के बैकग्राउंड से नहीं आए, तो बेसिक से शुरू किया जाता है। पूरा जो भी आर्ट ऑफ राइटिंग है उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन होता है, सिनेमा के ऊपर होता है, स्क्रीन प्ले राइटिंग पे होता है, आपसे लिखवाया जाता है, एक्टिविटीज करवाई जाती है। जो काम तो प्रोफेशनल वर्ल्ड में होते हैं, तो वो सब काम आपको दिए जाते हैं। 6 महीने का शुरुआत में उनका ओरिएंटेशन भी होता है, जिसके अंदर कंबाइंड क्लासेस लगती है। तो आपको वो भी समझाया जाता है, सबको समझाया जाता है उन 6 महीनों में, कि आपको थोड़ा एडिटिंग भी पता हो, थोड़ा कैमरा भी पता हो, थोड़ा साउंड, ताकि हर इंसान जो उस क्रिएटिव में जाए तो थोड़ा कनेक्टेड फील करे जी। और वो देख सके कि वो क्या काम दे रहा है और आगे वाला कितना उस पर किस तरह से रिएक्ट करने वाला है, या
इसका क्या वैल्यू एडिशन होगा अगर ये एडिटर के पास जाएगा या सिनेमेटोग्राफर के पास जाएगा, तो एक ब्रॉड समझ जो है वो आपकी विकसित होती है उस थॉट से। और अगर उसमें ना भी हो तो ये तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, एक और SRFTI भी है कलकत्ता में, आप अप्लाई कर सकते हो। अगर ये नहीं भी करें तो बाकी कुछ प्राइवेट भी हैं। प्राइवेट का ये कि वो स्ट्रक्चर उनका काफी एक्सपेंसिव है ना, और ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडेड होती है, तो उनका फी भी उतना नहीं है इन कंपैरिजन, वैसे जैसे मेडिकल कॉलेजेस में होता है या IIT कॉलेज में होता है ना। और अगर ये भी ना तो आजकल बहुत सारी वर्कशॉप्स भी कंडक्ट कर रहे हैं FTI, और तो वो शॉर्ट वर्कशॉप्स है राइटिंग के ऊपर, 1 महीने की, 15 दिन की, 1 वीक, 3 मंथ, तो वो आप कर सकते हैं। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है या आपको सीखने की आप मतलब है तो वो कोशिश कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि वो एक फॉर्मल एजुकेशन मिले, ना मिले तो फिर ऐसा नहीं है कि सारे रास्ते बंद हो ही जाते है ना, ऐसा नहीं है कि वही एक रास्ता है, क्योंकि राइटिंग तो कहीं ना कहीं लोग सीखते ही है ना। तो वो कोशिश कीजिए कि वो ऐसा क्या है वो जो वो पढ़ रहे हैं, किताबें आप भी पढ़ सकते हैं है ना। स्क्रीन प्ले पढ़ना चालू कीजिए, क्योंकि वो स्क्रीन प्ले आप तभी लिख पाएंगे जब आप स्क्रीन प्ले पढ़ेंगे, देखेंगे कि स्क्रीन प्ले होता क्या है ना। और ऑनलाइन बहुत सारे स्क्रीन प्लेस अवेलेबल है, तो आप डाउनलोड कीजिए, पढ़िए, देखिए कि उन्होंने किस तरह से लिखा है, उससे सीख सकते हैं। बहुत सारे डिस्कशंस अवेलेबल है यूट्यूब्स वगैरह पे, स्क्रीन प्ले पे या फिल्म पे, राइटिंग पर्सपेक्टिव पे, ये आप सीख सकते हैं, या किसी राइटर को असिस्ट कर सकते हैं, उससे सीख सकते हैं। तो रास्ते तो मेरा ये मानना है कि बिना किसी इंस्टीट्यूट से आप फॉर्मल ट्रेनिंग लेके आते हैं तब आपको थोड़ा ज्यादा वक्त लग जाता है उन चीजों को सीखने में, क्योंकि किसी से कुछ ये सीखा, कभी किसी ने कुछ और सिखा दिया है ना, कि वो बहुत स्ट्रक्चर्ड लर्निंग नहीं होती आपको, है ना। आखिर में तो सीख ही जाते हैं, अगर 10-15 साल इंडस्ट्री में रहेगा तो सीख ही जाएगा। फॉर्मल ट्रेनिंग का ये होता है कि आपको सब कुछ जो है आगे पीछे का सब कुछ एक साथ आपको दे दिया जाता है, और वो आपके ऊपर है कि आप समझ पाए या नहीं पाए, है ना। क्योंकि इतना ज्यादा होता है कि आप बहुत मुमकिन है कि आप सब कुछ एक साथ नहीं सीख पाएंगे, लेकिन आपको पता है कि क्या क्या सीखना बाकी है और क्या क्या आप वापस जाके देख सकते हो उन चीजों को, अपने क्राफ्ट को और मजबूत कर सकते हैं। तो ये एक तरीका हो सकता है। तो आज के लिए मेरे सवाल तो इतने ही थे। ओवर टू यू ऋतिक भैया। थैंक यू सो मच सर। Thank you, Harsh. Those were some good questions and brilliantly answered by Asif sir. अभी ना वो मैंने आपने जो जवाब दिया उस पर एक लाइन याद आई। वो रोहित शेट्टी सर ने कुछ समय पहले, शायद 3 या 4 साल पहले, एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर मैं राजकुमार हिरानी जी और विनोद चोपड़ा जी इतना पढ़ा लिखा होता तो मेरी फिल्में भी उनकी तरह ही बहुत अलग बनती। हालांकि उनका भी एक अलग ऑडियंस है, लेकिन वो खुद ऐसा मानते थे कि अगर वो उनके जितना क्वालिफाई होता, जैसे कि आप अभी बता रहे थे, तो हाँ उससे फर्क तो पड़ता है सर। क्योंकि अब एक अनुभव वाला व्यक्ति खुद ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा इम्पैक्ट। बहुत सा फर्क है ना। भी क्या होता है कि सिनेमा एक कॉमन फील्ड है, उसमें से अलग अलग लोग अलग अलग एक्सपर्टीज लेके आते हैं ना। एक राइटर डायरेक्टर बनता है तो उसका एक अलग विजन के साथ आता है। एक एक्शन डायरेक्टर बनता है ना, तो वो एक रोहित शेट्टी वो उस तरीके से उस सिनेमा को अपनी तरीके से एनरिच करता है। एक अगर म्यूजिक कंपोजर डायरेक्टर बनता है, एक अगर कोरियोग्राफर डायरेक्टर बनता है, तो ये बहुत लोग अलग अलग विधाओं से सीख कर आते हैं और फिर डायरेक्शन में काम करते हैं, तो फिर वो उनका प्लस माइनस दोनों होते हैं, है ना। तो वो है कि कुछ आपको मिलेगा, कुछ छूट जाएगा, तो ये है। सर आपकी वॉल से 2 लाइन पढ़ रहा हूँ। आपने लिखा था फरवरी 2020 में कि डुबोकर हाथ बाल्टियों में चांद पकड़ा जा रहा है, काटी जा रही हैं जड़ें पेड़ों की और बीज ढूंढा जा रहा है। आपने लिखा था। मैं सर आपका वॉल चेक कर रहा था, आप बहुत कम एक्टिव रहते हैं, महीने में 1 आध या 2 पोस्ट आ जाती है, लेकिन वो ऐसे मुद्दे होते हैं जो या तो देश में चल रहा होता है या बहुत इंपॉर्टेंट कुछ जो आपको बताना है तो वही आएगा। तो सर कोई खास वजह आप सोशल मीडिया से इतना दूर रहते हैं? वजह तो एक्चुअली ये है कि जब मैंने रियलाइज किया कि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, तो होता है कि आप एक बार वो थ्रेड चालू हो जाता है, फिर वो कई दिन तक चलता है। मेरे पास वो फिल्टर नहीं है कि चलो कुछ ये हो रहा है, अगर उस पर हो गया उसको बंद कर दो और फिर अपने काम पे लग जाओ। फिर वो
थॉट जो चालू हो जाता है वो कई दिनों तक लिंगर करता रहता है ना। और कई बार ऐसा होता है कि जब आप, मैंने इसलिए जानबूझकर ये कोशिश की है कि कविताएं नहीं लिखने का, ये एक अलग तरह का स्ट्रगल है, क्योंकि मेरा नेचुरल कॉलिंग जो है वो कविताओं के लिए ज्यादा है ना। और मुझे बहुत पसंद आई थी कविता, मैंने जितनी भी पढ़ी है। हाँ, तो लेकिन उसमें ये भी होता है कि जब आप अपना सारा फ्रस्ट्रेशन या अपना सब कुछ जब उसके जरिए निकाल देते हैं, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से उसका प्रभाव ये पड़ता है कि एक रिलीफ आपको मिल जाता है। yes. तो उससे आपकी कहानियां जो है वो थोड़ी उस तरीके से पोषित नहीं हो पाती है। तो मैं चाहता हूँ कि वो सब कुछ जो है वो सारा जो भी जो कहना चाहता हूँ वो कहानियों के जरिए कहूँ, इसलिए मैंने वो कम कर दिया है। और लेकिन हाँ, क्योंकि मैं नॉन फिक्शन बैकग्राउंड से ज्यादा ताल्लुक रखता हूँ और मैं सोशियो पॉलिटिक्स देखता रहता हूँ, है ना। तो क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है, मैं जितना मतलब लिटरेचर उनको तवज्जो देता हूँ, मैं उतना मतलब इकोनॉमिक प्लानिंग और बजट और उनकी डिस्कशन भी देखता हूँ, है ना। तो वो एक हमेशा से, हाँ, तो वो धीरे धीरे मुझे लगता है कि वो एक बैरियर बनाना पड़ेगा, एक मोटी चमड़ी उगानी पड़ेगी कि वो का प्रभाव असर उन आपके पर ना हो और अपना काम करते रहे। ये थोड़ा मुश्किल है, इसलिए कोशिश करता हूँ कि उसको रहने दिया जाए। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि मैं होता नहीं हूँ, मैं देख सब रहा होता हूँ, तो एक उसका भी एक अलग स्ट्रगल है। नहीं सर, वो कविताएं तो एक से बढ़कर एक हैं सर, और मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा, मतलब अब चूंकि मैं आज ही आपसे जुड़ा हूँ, मैंने आज ही फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, मैं लकी था कि आपने आज ही एक्सेप्ट भी कर ली। मुझे लग नहीं रहा था, मैंने देखा आई वाज लाइक कि होगा एक हफ्ते बाद देखेंगे। एक्सेप्ट होगी। सर, जरी वाला आसमान लास्ट ईयर 2020 में इंडिपेंडेंस डे पर रिलीज हुई, और मैं वो देख रहा था, मुझे यूट्यूब पर तो नहीं मिली वो, पर मैंने उसका एक रिव्यू पढ़ा। मजदूर की कहानी है, और वो दिन भर जो जाते हैं वो हायर करते हैं, पूरी उसकी स्टोरी बताते हैं। और वो जो वो रिव्यू पढ़ रहा था मैं, उसमें उसने एक सीन डाला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो लास्ट में वो मजदूर ना सो रहा होता है और चांद को देख रहा होता है। देख लिया। एक्चुअली आपको फिल्म देखनी चाहिए थी, मुझे बोलते तो मैं आपको लिंक भेज देता। वो वो थी अवेलेबल, मैंने अभी मतलब इसी वीक वहां से उसको अनलिस्ट किया है, क्योंकि कुछ और कमर्शियल बजट के कारण कहीं और हम कोशिश कर रहे हैं किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे वो आए, तो वरना वहाँ पे अवेलेबल थी वो काफी वक्त तक। मैं जैसे आपको प्राइवेट लिंक उसका भेज सकता हूँ, आप देख सकते हैं। श्योर सर, आई वुड लव। मतलब मैंने हर्ष को बोला भी था कि सर से प्लीज थोड़ा बात करो इस बारे में, क्योंकि मैं जो रिव्यू पढ़ा था मुझे बहुत एक्साइटमेंट हुई थी। कितना अच्छा सीन है, वो चांद को देख रहा है, उसको एक चावल का कटोरा दिख रहा है जो वो उसी दिन कमाता है, और वो अब उसके पास है भी नहीं, तो उसको पूरा दिन तो आप देखेंगे वो भी काफी पोएटिक है उसमें। बहुत से लोगों ने मुझे बाद में बताया कि उसी थॉट पे अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग कविताएं लिखी गई है। तो मराठी में भी सेम इमेजिनेशन के कविता है, बंगाली में भी है, और हिंदी में तो है ही है ना, और दूसरी भाषाओं में भी है। तो कुछ तो एक यूनिवर्सल इमोशंस जो है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग जरिए से बाहर निकलते रहते हैं, में बाहर निकल जरिए ढूंढते रहते हैं। तो वो सर, अभी जैसे हम स्क्रीन राइटिंग करते हैं तो एक प्रोसेस होता है कि आपने स्क्रीन प्ले लिखा एंड देन यू सबमिटेड इट टू द टीम, एंड देन फिर एक्टर्स बुलाए जाएंगे, डायरेक्टर मिलेगा, प्रोड्यूसर मिलेगा, और वो एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो सर, क्या अपना काम या एज अ स्क्रीन राइटर या स्क्रीन प्ले जो भी लिख रहा है उसका इतना काम होता है कि उसने अपना काम कर दिया है, फिर वो सबमिट करेगा, एंड देन वहां से जो प्रोसेस होगी वहां पे उसका काम खत्म, और फिर बाकी काम डायरेक्टर और एक्टर्स करेंगे। एंड देन जब वो स्क्रीन पर प्रीमियर होगा या फिर जब भी आपको मूवी देखने मिलेगी, तभी आपको पता चलता है कि मैंने जो काम दिया था वो डिट्टो आया है या फिर कुछ चेंजेस हुए हैं। तो क्या ऐसा होता है, या फिर मतलब मेन क्वेश्चन ये कि कितना चेंज आता है स्क्रीन प्ले में जब वो स्क्रीन पर जाता है? ये भी थोड़ा मजाकिया है। हम लोग ऐसे मजाक में बात करते थे कि राइटर जो होता है ना, वो कैनवास पे घोड़ा बनाता है ना। ठीक है, और डायरेक्टर को उसको गधा लगता है ना, कि ये गधा है ना, और डायरेक्टर गधा बनाने का प्रयास करता है उसको, और वो जब लेके जाता है एक्टर के पास स्क्रिप्ट, है ना, तो एक्टर को वो बकरा लगता है, तो वो एक्टिंग बकरे की तरह करते हैं, और फाइनल जब एडिटर को कुछ और लगता है,
तो अगर वो फाइनल होके वो घोड़ा बन जाए तो आपका प्रोसेस जो है वो, घोड़ा बन जाए तो आपका प्रोसेस जो है वो सेटिस्फाइंग है ना। अगर कहीं और रुक जाए तो कुछ चीजें जो ट्रांसलेशन में एक से दूसरे एक्सपर्टीज के पास जाती है तो उसमें लॉस होने के चांसेस तो रहते हैं, है ना। तो लेकिन वो एक कोलैबोरेटिव, बहुत सी चीजें, ये तो मजाक के तौर पर मैंने कह दिया, लेकिन बहुत सी चीजें एड ऑन भी होती है। डायरेक्टर जो होता है अपने एक विजन लेके आता है ना, वो भी अपने एक फील्ड में उसका अपना एक्सपीरियंस होता है, वो उस कहानी को उस तरीके से आपको महसूस कराना काम उसका है। जो कहानी में जो गहराई और जो कहानी कवर करने का काम राइटर का है, लेकिन वो उस इंटेंसिटी तक आप तक पहुंचे, वो उसमें डायरेक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो उसका रोल होता है फिर कैमरामैन का अपना एक कोई ट्रीटमेंट देने का, उसका एक विजुअल नैरेटिव बिल्ड करने का, म्यूजिक का अपना एक स्थान है ना। परफॉर्मेंस जो है वो बहुत सी चीजों को, डल चीजों को उम्दा बना सकती है ना। और बहुत सी चीजें इम्प्रोवाइज भी होती है। तो एक फिल्म मेकिंग जो बहुत कोलैबोरेटिव आर्ट है। ऐसा नहीं है कि आप बैठ के आपने कुछ पेंटिंग कर दी और वो उसी तरीके से लगी हो रहेगी, तो आप उसकी रेस्पेक्ट करनी पड़ती है। और लेकिन उसके फायदे नुकसान दोनों हैं कि कई बार ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी चीज जो है वो खो गई, है ना। फिर आपको उस तरीके के लोग आपको ढूंढने पड़ते हैं कि अच्छा हम हमारी वेवलेंथ मैच करती है या हम समझ पा रहे हैं दूसरे को। तो शुरुआत में आपको वैसे मौके नहीं मिलेंगे क्योंकि आप ट्राई ही कर रहे हैं, जो लोग मिलेंगे उनके साथ आप काम करते जाएंगे। लेकिन फिर वो ये कि 8-10 साल में करते करते आपको पता लगने लग जाता है कि कौन है जो आपकी इमेजिनेशन है उनकी इमेजिनेशन मैच करती है, कौन है जो सेम वेवलेंथ पे है, तो फिर उन लोगों के साथ काम करना शुरू कर देते हैं। तो वो प्रोसेस है, उससे गुजरना ही पड़ता है, बिना गुजरे आप वहां तक पहुंच नहीं सकते। सर एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि अगर आपको कोई ऐसी विश मिले अभी कि आप किसी राइटर को जिंदा कर सकते हैं, तो वो राइटर कौन होगा और क्यों होगा? कौन होगा, क्यों होगा जी। मुझे, जैसे मैंने हिंदी लिटरेचर, हिंदी उर्दू लिटरेचर ज्यादा तरीके से पढ़ा है, तो सबसे ज्यादा अगर अपील मुझे किया है तो अराई मासूम रजा ने किया है ना। ओके। क्योंकि वो स्क्रीन प्ले राइटर भी थे, उन्होंने महाभारत के डायलॉग्स भी लिखे हैं और उन्होंने अपने नॉवेल्स भी लिखे हैं, और वो लैंग्वेज पर उनकी बहुत पकड़ थी और प्रोफेसर भी रहे हैं वो, है ना। पोइट्री भी लिखी है। और मुझे थोड़ा चिढ़ भी इस बात पे कि बहुत से उस वक्त पे बहुत से बड़े बड़े राइटर्स थे, तो उनको उतनी तवज्जो नहीं मिली, है ना। वो उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली जितनी चुगताई, है ना, इसमें चुगताई को या मंटो को मिली, या कृष्ण चंद्र को मिली, या हिंदी के दूसरे राइटर्स को मिली, है ना। और उनकी खास बात मुझे ये लगी कि कभी भी भाषा जो है वो किरदारों के ऊपर वजन बन के नहीं टूटी, है ना। तो उनका हिंदी और उर्दू पे बराबर कमांड है। तो वो जब लिखते हैं तो आपको इम्प्रेस करने के लिए नहीं लिख रहे होते कि मैं दिखा दूं कि उनकी हिंदी कितनी अच्छी है या उनकी उर्दू कितनी साफ है ना, और वो बहुत प्योरिस्ट तरीके से लिखा जाए। वो लिखते हैं उस भाषा में जो किरदार बोलता है, और वो देहाती बोलता है तो देहाती में ही लिखते हैं, है ना, और आपको समझ में आती है। तो आपको बहुत ही रियलिस्टिक जो राइटिंग है ना, जिसको हम अब अप्रिशिएट करने लगे, है ना, तो वो उनके नॉवेल्स में, उनके नॉवेलाज में और उनकी राइटिंग में वो मुझे बहुत पसंद आती है ना। तो वो एक राइटर है। सर अभी पिछले लॉकडाउन में जब मैंने महाभारत देखा था, वो पुराना महाभारत, तो सब लोग देख रहे थे, तो किसी व्यक्ति ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि आप अभी ये महाभारत देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हिंदी कितनी खिलखिला के हंस रही है उन डायलॉग्स में। और बाकी मैं देखता था, चाहे कोई भी सीन क्यों ना हो, बिल्कुल टू द पॉइंट, और कहीं से भी मेरा इंटरेस्ट खोता नहीं था कि मैं एक इतनी अच्छी हिंदी सुन रहा हूँ, क्योंकि आजकल जो यंग मेरे जो दोस्त हैं वो उतना नहीं सुनते, लेकिन मैं तब भी उसी इंटरेस्ट से देख रहा हूँ और मुझे वैसा ही फील आ रहा है जैसे अभी कोई भी वेब सीरीज देखूं।
तो उसमें वही वही उनका मजा है कि वो जो हिंदी उन्होंने महाभारत के लिए लिखी है वो सिर्फ महाभारत में ही लिखी है, वैसी हिंदी उन्होंने और कहीं इस्तेमाल नहीं की। अगर है ना उनकी अगर नॉवेल्स पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो एकदम ठेठ देहाती लिख रहे हैं। जो अवधि और वहाँ के जो बाकी जो बोलियां हैं उनका बहुत बड़ा आंचलिकता का प्रभाव उस राइटिंग में। तो आप सोच नहीं सकते कि जो आदमी ये लिख रहा है वो महाभारत भी लिख सकता है, क्योंकि वो मीडियम के लिए लिख रहे हैं। वो किरदार क्या बोलेगा, वो कौन सा वक्त है कि क्या जरूरत है ना, ये समझ के लिखना काफी मुश्किल हो जाता है। उनका कमांड बहुत स्ट्रॉन्ग है और बेबाक लिखते हैं बिना किसी। जो आप रिकमेंड करना चाहे हमें, बिकॉज मैंने उनको अभी ऐसे नहीं पढ़ा। उनके नॉवेल्स एक तो मैंने भी हाल ही में पढ़ा था, मेरी याददाश्त कमजोर है, सीन 75 ऐसा कुछ नाम है, छोटा सा नॉवेल है। और एक जो मुझे बेहद पसंद है वो ओस की बूंद है ना। हाँ, तो वो बहुत पहले पढ़ा था, उसमें 2-3 दफा पढ़ा है। और एक और नीम का पेड़ या ऐसा कुछ नाम है, तो आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, है ना। तो उसमें भी बहुत कमाल का है। और भी मतलब उसी तरीके की आपको चीजें मिलेगी उसमें। ये उसकी बुन जरूर पढ़ना, उसमें कमाल की रहेगी। श्योर मैं डेफिनेटली से पढ़ूंगा। तो अभी लास्ट के 2-3 क्वेश्चन बस मैं करना चाहता हूँ। एक एडवाइस, जैसे अभी कोई भी व्यक्ति जो स्क्रीन राइटिंग में काम कर रहा है, स्क्रीन प्ले में काम कर रहा है, तो इस वक्त अगर आप उससे कुछ एक ऐसी एडवाइस देना चाहें कि ये तुम जरूर करना या फिर ये मत करना, तो वो आप क्या बोलना चाहेंगे उसके लिए? बहुत मतलब ब्रॉड क्वेश्चन हो गया कि तो बहुत सी चीजें जो कही जा सकती है, मतलब कुछ एक नहीं है ना। उसमें मतलब कहानियों को लेकर भी कही जा सकती है, स्क्रीन प्ले को लेकर भी कही जा सकती है। जैसे अनफिनिश्ड ड्राफ्ट कभी मत भेजो, अगर आपको लगता है कि ये आपका बेस्ट नहीं है तो थोड़ा उस पर काम कर लो, क्योंकि अगर आप अनफिनिश्ड वर्क भेजते हैं तो फिर लोग उसमें अपनी तरीके से सजेशन डालना चालू कर देते हैं, है ना। और वो जब डालते हैं तो जो उनका अंदाजा तो सही होता है कि कुछ वर्क नहीं कर रहा है, तो क्या वर्क कर रहा है वो हो सकता है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं, तो फिर वो अपने तरीके से आपको सजेशन देना चालू कर देते हैं, जो फिर बहुत गलत डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, है ना। तो ऐसा काम मत भेजो जिसमें पहले से अपनी खाली जगह छोड़ रखी है ना, तो वो फिर उस तरीके की चीजों को न्योता देगी, तो उससे बच सकते हो। ब्रेविटी एक बहुत चीज है कि जो चीज आप 3 लाइन में कह सकते हैं उसके लिए आपको 3 से लिखने की जरूरत नहीं। और वो होता ही है कि फर्स्ट ड्राफ्ट में सब लिखते ही हैं, हम भी लिखते हैं, मैं भी लिखता हूँ। वो कई बार हम उसको देख लेते हैं कि हाँ ये बहुत बड़ा हो गया, कई बार कुछ और लोग पॉइंट आउट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये की जानी चाहिए कि कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बात कहने की, है ना। एक्सप्लेनेशन को उतना कम से कम रखा जाए, उसको ज्यादा प्रीची ना बनाया जाए, है ना। और कोशिश करें कि इंगेजिंग हो। सिर्फ निरस सच दिखाना भी थोड़ा मुश्किल काम है। हो सकता है कि आपको उसमें दिखाने में मजा आता हो, लेकिन हर आदमी शायद उसको नहीं देख पाए। अगर आपके पास वो विधा है कि आप उसको एंगेजिंग करके और अच्छी राइटिंग को भी इंक्लूड कर सकते, तो उसको भी देखा जा सकता है। तो स्क्रीन प्ले पढ़ने का भी एक वो है कि बहुत सारे स्क्रीन प्ले पढ़ो, ताकि आपको दूसरे राइटर्स का फ्लेयर समझ में आएगा, है ना। क्योंकि वो पढ़ेंगे तभी समझेगा ना, सिर्फ देखने से या सिर्फ फिक्शन पढ़ने से वो चीजें मिस हो जाती है। ठीक है, इतना सारा कंटेंट बन चुका है, अगर इतने सारे स्क्रीन प्लेस लिखे जा चुके हैं तो फिर वो आपकी जिम्मेदारी भी बन जाती है, अगर आप उस लेन में हो कि कम से कम महीने में एक स्क्रीन प्ले कोई निकाल के जरूर पढ़े, तो ये हो सकता है। सर लास्ट क्वेश्चन की, अभी जैसे कि आप इस फील्ड से हैं, सो व्हाट आर द 5 फिल्म दैट
यू विल रिकमेंड टू पीपल दैट वो आपको देखनी ही चाहिए? ऐसी कोई 5 पिक्चर अगर आप किसी को भी रिकमेंड करना चाहें कि आप इनको देखो, इनको आपको देखना जरूरी है। यार मैं बताऊं ना, मेरे साथ एक दिक्कत ये है कि मेरी याददाश्त बहुत कमजोर है और वो हर बढ़ते हुए दिन के साथ कमजोर होती जा रही है ना। मैं इसको लेके मैं खुश भी हूँ, उस बात को लेके वो खुश इसलिए हूँ कि बहुतों को ये दिक्कत रहती है कि राइटिंग में कि वो जब लिख रहे होते तो उनको लगता है कि ये पहले उस कहानी में हो चुका है या पहले वहां हो चुका है, तो वो एक हर्डल बन जाता है, तो वो लिख नहीं पाते, है ना। और वो ये कि मैं जो देखता हूँ वो 15 दिन के अंदर भूल जाता हूँ कि वाकई मैंने क्या देखा था, है ना। तो वो मेरे को हेल्प करता है क्योंकि वो उसका जो एलिमेंट्स जो है ना वो आपके जहन में उतर आते हैं और उसके बाहर के जो आवरण है, जो कहानी और किरदार और वो सब कुछ है ना, वो धुआं हो जाता है। तो वो एक तरीके से काम भी करता है। लेकिन फिर भी अगर मैं सोचूं कि कौन कौन सी कहानी जो मैंने देखी और मेरे को बहुत पसंद आई है हाल ही में, तो एक तो मैंने ये देखी ट्रायल ऑफ शिकागो करके एक फिल्म है नेटफ्लिक्स पे, तो वो बहुत कमाल की राइटिंग है उसमें और वो अवेलेबल हो जाएगी आप। ट्रायल ऑफ शिकागो 7 नाम है शायद, है ना। और वो बहुत रेजोनेट करती है आज के वक्त से। वो अमेरिका के कुछ 60s की जो सोशो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट था उसके ऊपर वो फिल्म है, लेकिन वो अभी जो हमारा जो वक्त है इंडिया में, है ना, जो माहौल है उसके साथ बहुत रेजोनेट करती है और उसमें बहुत कमाल की राइटिंग है, किरदार, और आप जब देखेंगे तो आप देखते रह जाएंगे, मतलब वो वाकई में उसको देखकर तारीफ करने का मन करता है। और तो मैंने वेब सीरीज देखी है, ओजार्क देखी है, वो बहुत पसंद आई मुझे, है ना। तो ओजार्क आप देख सकते हो। और रिसेंटली मैंने क्या देखा है, क्वीन देखा है ना, तो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, तो वो भी देख सकते हो। ये मैं एक साथ बता नहीं पाऊंगा, अगर ये मुझे पहले नहीं होता तो मैं शायद अपनी हिस्ट्री में देख के आपको रख सकता था। वैसे अगर ऑल टाइम देखें कि अगर हाल ही की ना हो और वैसे सारी फिल्में देख के बारे में मैं सोचूं कि कौन कौन सी, हाँ, तो कोर्ट मुझे बहुत पसंद आई थी, जो चैतन्य तबाने की फिल्म है, वो बहुत ही आपको अंदर से हिला देती है ना। और जैसे अंधाधुन, अगर थोड़ा कमर्शियल और जोन में भी जाए तो अंधाधुन का फर्स्ट हाफ बहुत पसंद है मुझे, सेकंड हाफ इतना पसंद नहीं क्योंकि इसमें चीजें बहुत उठपटांग लेवल पे चली गई है, लेकिन फर्स्ट हाफ बहुत कमाल की राइटिंग है इसमें, है ना, और बहुत इनोवेटिव है ना, तो वो बहुत पसंद है। और तुम याद दिलाओ अगर मैंने देखी हो रिसेंटली कोई फिल्म में, तो मैं बता सकता हूँ जैसे क्या, बाकी मेरी याददाश्त पे छोड़ोगे तो मुश्किल हो जाएगा। No, sir, it's all right. It's good. हम लोग को बहुत सजेशन फिर भी सब मिल गए। सर इंडिया सर, अगर कुछ ऐसा जो हम क्वेश्चंस में आपसे नहीं पूछ पाए हैं और आप बताना चाहते हैं, लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप बता सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ हमने कवर कर ही लिया है ना, तो बस वही है, मैं जोर उसी पे दूंगा कि पैशन का अपना एक जगह होती है जिंदगी में, है ना, और वो आपको एक डायरेक्शन देता है, लेकिन मैं थोड़ा सा उसमें कंजर्वेटिव हूँ और थोड़ा क्लासिकल अप्रोच रखता हूँ। मुझे लगता है कि क्राफ्ट का उसमें बहुत बड़ा रोल है ना, सिर्फ पैशन से अगर आप काम करते हैं तो फिर वो चीजें बिगड़ने लगती, तो आपको हमेशा कॉन्शियस एफर्ट करते रहना पड़ता है वो क्राफ्ट को समझने में, लोगों को समझने में, किरदारों को समझने में, कहानियों को समझने में, और वो फिर आपको धीरे धीरे आपकी कहानी में उतरने लगती है या आपकी राइटिंग में आने लगती है। तो हाँ, जितना हो सके उतना क्राफ्ट पे भी ध्यान दें, तो यही। सर आपने बोला बहुत कुछ कवर कर लिया, लेकिन एक पॉइंट छूट गया है सर। मैंने अभी आज आपका वॉल देखा, मैं वाकई आपकी कविताओं से बहुत प्रभावित हुआ। मैं कहना चाहता हूँ कि आप कोई भी एक कविता जो आपको अच्छी लगे, अगर आप नरेट करें तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे।
मैं बोल रहा हूँ मुझे याद नहीं है। मुझे अपनी कुछ कविता भी याद नहीं है, तो मैं एक मिनट देखता हूँ लैपटॉप पे होगा शायद। हाँ सर आप करें। तुम बताओ, तुमने कोई तुम्हें पसंद आई हो या? हाँ सर मुझे वो कविताओं को होता नहीं ज्ञान दिशाओं का, वो वाली कविता भी अच्छी लगी थी। अच्छा, और तो एक तुम्हारी पसंद की करता हूँ, एक मेरी पसंद की करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल है ना? तो क्या कौन सी कविता बोली तुमने? कौन सी कविता का फर्स्ट कुछ लाइन बता सकते हो तुम? हेलो, योर वॉइस। ओ सॉरी सर मैंने सुना था वो कविताओं को होता है नहीं ज्ञान दिशाओं का, कुछ ऐसा उसका हाँ स्टार्ट। हाँ 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 हाँ। मुझे वो डेट याद नहीं आ रही है। Okay. वो डेट है मार्च 2020 में आपने उसे पोस्ट किया। हाँ, मैं एक्चुअली वो फेसबुक पे उस पे देख रहा हूँ जी मेरे लैपटॉप पे, तो ओके फेसबुक पर ही सर मार्च 2020 में आपने उसे पोस्ट किया। अगला सा पास तो मैं फेसबुक पे ही देखता हूँ। मार्च 2020 ना? यस सर 27 मार्च। हाँ, तो ये है, कविताओं को होता नहीं ज्ञान दिशाओं का, इनके होते नहीं ध्रुव, ये तो बस पहुंच जाती है जहां होती है जिद कुछ ना कहने की। जब कोई तोड़ रहा हो दिल हिचकियों से, या समेट रहा हो रातें करीने से, ये चटक कर जख्म से निकल आती है वहां, सोख लेती है सारा का सारा कंपन, सारी की सारी उष्मा, ताकि ली जा सके आहे ठंडी। इनका वजन होता है मामूली, घनत्व होता है कम, इन पे लगती नहीं नियम डूब जाने के। ये बनी रहती है सतह पर जैसे बनी रहती है रोशनी सूरज के डूब जाने के बाद। ये करती है जमा सारे सबूत, करती है जैसे झील नमक। कविताएं होती नहीं सच, होती है एक आभास, जियोमेट्री में होता है कोई बिंदु जैसे, ताकि परिधि सच की तय की जा सके और हो जुल्म वो जुल्म लिखा जा सके। ये amazing. I love this piece sir. मैंने बहुत अच्छा लगा था मुझे। एक मैं अपनी पसंदीदा सुनाता हूँ। एक पिछले लॉकडाउन में मैंने लिखी थी, वो हाँ, तो भी एक साल हो गया पूरा कोरोना को, तो ये पिछले लॉकडाउन में लिखे थे मैंने। तुम भर लो सूट, तुम भर लो सूटकेस कपड़ों से, फिर कर दो से खाली। मैं भी खोल लूं जूते और डाल दूं पाँव गुनगुने पानी में। तुम बोलो झूठ कि सफर बड़ा लंबा था, मैं भी करूं एक्टिंग
थक जाने की। हम भिगो लें फिर कपड़े में मेरे, तुम तुम्हारे, ताकि चढ़े ना रंग किसी का किसी पे। या ऐसा करें, जमा लें कुल्फियाँ, फिर छू के देखें बारी बारी और उन्हें जमने ना दें। या फिर खेल ले कोई खेल, जान ले एक दूसरे को कुछ और भीतर तक, ताकि दाग कपड़ों के खुलते रहें। तो मुझे पसंद है कोहरे में लिपटी सर्दियाँ, बर्फीले पहाड़, घने दरख्त और दीवारों पे उगी काई, चलना रास्तों पे बेवजह और चाय, सुबह की 2, शाम की 1, थोड़ी सी नींद दोपहर की जो आ जाती है किसी दिन महीनों बाद, जैसे मिल जाता है नेल कटर कभी कभी फिर से गुम हो जाने से पहले। तुम्हें क्या पसंद है? तुम्हारे पास कितने हैं छाता, कितने हैं इनहेलर और कितने हैं बर्तन चीनी माटी के? मैं पहनता नहीं तावीज या धागा मन्नती, मुझे भरोसा कम है सरकारों पे, हथियारों पे। मैं लेता हूँ गोलियां मेटालिक ग्रे रंग की, एक रात छोड़कर दूसरी रात, साल में 4 इंजेक्शन और 2 तकिए। और तुम्हें कितनी है बीमारियां? आंखों का क्या है नंबर? क्या तुम बिना चश्मों के देख सकती हो आदमियों में करवट लेती औरतें? क्या तुम बना सकती हो जायका? क्या तुम बता सकती हो जायका धूप का? मुझे याद नहीं रहते नाम लोगों के, क्लाइमेक्स फिल्मों के, और किताबें पढ़ने के बाद लगती हैं सब पूरी। मेरी यादाश्त, मेरी नींद इतनी कच्ची क्यों है? इन दोनों में कोई रिश्ता है क्या? हम दोनों में कोई रिश्ता है क्या? हम मिले हैं कभी या मिल सकते हैं कभी? तुम्हारे चेहरे में कौन से शहर का शेड है? तुम्हारी उम्र में कितना नमक है और बालों में रंग? थोड़े दिनों में खुल जाएंगे बाजार और खपा दिए जाएंगे हम। इससे में होगा नया उधार और होंगी चुकानी किस्तें पुरानी। तो क्यों ना ऐसा करें, मोबाइल को हो जाने दें डिस्चार्ज पूरा, एकदम पूरा, फिर लेकर उसे हाथों में बोल दे जो रह जाता है हमेशा अधूरा। या फिर ऐसा करें, भर ले सांसें गहरी, कर ले सुराख जहां हो दर्द सबसे ज्यादा, और लेट जाए बिस्तर पर मैं मेरे, तुम तुम्हारे, और कुछ ना कहें, बस लेटे रहे लेकर गले में खराश। Wow, sir. So you mentioned कि आपकी याददाश्त कमजोर है पोयम। हाँ, सच बात आ गया। It's a what a beautiful poetry था, मतलब कुछ पार्ट तो इतने मतलब शिल्प के क्षेत्र से देखा जाए तो बहुत ही अच्छे थे। जैसे कि पिछली कविता में वो लाइन थी कि और हो जुल्म तो जुल्म लिखा जा सके। मतलब वाओ, सच वाओ। It's amazing, sir. It's amazing. इसलिए मैं कह रहा हूँ सर कि मैं चाहता हूँ कि आप और कविता पोस्ट करें, क्योंकि मुझे बिना उसके तो पढ़ने मिलेगा नहीं। नहीं, मैं एक्चुअली पहले काफी करता था, मैं मतलब शुरुआती दौर पे कम कर दी। अभी देखोगे फेसबुक पे मेरे पेज को स्क्रॉल करोगे तो मिल जाएगा, काफी लंबे टाइम। लेकिन अभी मैंने 1.5 साल से बहुत वो दूरी बना ली है। तो आपने पता but sir, I loved your work in कविता, और as well as आप जो भी काम कर रहे हैं, I wish you all the best for all the coming. I'm eagerly waiting for the project Human की, क्योंकि शेफाली शाह मैम जी का मैंने अभी वो एक अजीब दास्तां में उनका काम देखा है, और पहले भी देखा था, पर उनका अभी देखा तो अभी वो थोड़ा सा इम्पैक्ट भी है कि बहुत अच्छा लगा। अजीब दास्तां में उन्होंने जो काम किया मानव कौल जी के साथ, एक लास्ट की कहानी मैंने देखी अभी हाल ही में, और मैं रिकमेंड करूंगा सर आप उसे अगर जरूर देखिए, अगर आपने नहीं देखा है तो वो बहुत जरूर देखना है, वो मेरी लिस्ट में है, अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स। थैंक यू सो मच सर। वैसे तो मेरा मन नहीं है कि ये सेशन खत्म हो, मुझे इट वाज ऑल वेरी इंटरेस्टिंग सेशन, और बहुत मजा आया आप लोगों से बात करते हुए, और अपने बारे में कुछ नई चीजें पता लगी। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग, एंड आई होप हम
फिर से कभी ऐसे मिलेंगे और बात करेंगे। जरूर जरूर जरूर। थैंक यू सो मच सर, हैव अ गुड नाइट। थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड बी सेफ एंड टेक केयर ऑफ योर। Thank you so much. Thank you.